Hello students, my name is Gaurav Panchal. In this session we are going to discuss PYP of CUT यानी कि 2022 का जो पेपर आया था उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक्चुअली इससे पीछे पर्पज ये है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपके 21 तारीख से CUT के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक्चुअली बच्चों को ये पता लग जाए कि पेपर का लेवल और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर यदि कई बच्चों ने पीवाईपी सोल्व किए हैं तो क्वेश्चंस का लेवल और किन टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस एक्चुअल पेपर में हमें पता लग जाएगा। तो बच्चों आपको जो प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो आज इस सेशन में कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप के सवाल आपको डिस्कस करने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है सीयूटी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, उसी सेम पैटर्न पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी, यानी कि टोटल 50 सवाल होंगे मैथमेटिक्स के पेपर में। उसमें से ओनली आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने। और बच्चों लास्ट ईयर जो पैटर्न था जिसमें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे और केस स्टडी वाले सवाल भी पूछे गए थे। तो केस स्टडी वाले सवाल भी यहाँ पर 2 केस बेस्ड सवाल पूछे गए, तो उनको डिस्कस करेंगे। हमें यह भी मालूम होना चाहिए वो किन चैप्टर से पूछे गए, कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, वो आज इसमें कंप्लीट हमें पता लग जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स वाले चैप्टर से, है ना। मैट्रिक्स कंप्लीट बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी ही सवाल पूछा गया है ना। इसको मैं इजी वाले फॉर्मेट में रखना चाहूंगा। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। एक्चुअली यहां पर a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट पॉसिबल है। और क्वेश्चन पूछा गया दैट इट्स मीन दैट, 4 ऑप्शन है ना। अब जब आपने बोर्ड की तैयारी की होगी तब आपने मैट्रिक्स से पढ़ा होगा कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, हमें वो पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा बच्चों, देखो जब यहां पर यदि हम a क्रॉस b, a इंटू बी ये डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है चीज, और b इंटू ए भी बोला इसने, तो b इंटू ए दोनों ही डिफाइंड है, दोनों ही डिफाइंड है। तो यहां पर क्या होगा, जब a इंटू बी की बात की जा रही है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब b वाले में बात करें तो b में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बस इतने से बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो। यदि a इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है, पहले a लिखा हुआ b बाद में लिखा हुआ है, तो ये चीज यदि सेटिस्फाई होती है तब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। सिमिलरली अब इसने a इंटू बी बोल दिया, तो इसमें यदि मैं बात करूं बच्चों, इसको m क्रॉस n से बोल रहे हैं। कंसिडर a मैट्रिक्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, और b मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया p क्रॉस q। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n है और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है p, तो p किसके इक्वल हो गया, n के। p किसके इक्वल हो गया, n के, तभी जाकर प्रोडक्ट डिफाइन होता है, यह हमें पता है। जब प्रोडक्ट डिफाइंड है तो m क्रॉस a q के फॉर्म में एक नई मैट्रिक्स बनेगी। सिमिलरली ये a इंटू बी के लिए रूल लागू हुआ। अब b इंटू ए के लिए बात करें तो b का हमने बोला कि p क्रॉस q, तो इसमें कॉलम्स कितने हो गए भाई, q हो गए, ठीक है, और इसमें रोज कितने हो गए, m के, ठीक है। तो इस केस में m किसके इक्वल होना चाहिए, q के। तो बात बिल्कुल ही इजीली तरीके से समझ में आती है कि यहां पर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ b। अच्छा ये कंडीशन दी है, यदि कॉलम्स ही इक्वल नहीं है रो के तो ये तो कुछ गलत है भाई, है ना, ये ऑप्शंस तो गलत हो गया। नंबर ऑफ रो ऑफ a इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स b। नंबर ऑफ रो, अच्छा नंबर ऑफ रो तो देखते नहीं, हमें कॉलम्स पे देखते हैं, ठीक है। बोथ मैट्रिसेस a एंड b हैव सेम ऑर्डर, यदि यहां बात कर ली डी भी यहां रीड आउट कर लो, बोथ मैट्रिसेस a एंड b डज नॉट हैव सेम ऑर्डर। अच्छा दोनों सेम ऑर्डर नहीं रखते हो तब तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ए और बी दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर। यदि बच्चों दोनों सेम ऑर्डर रखेंगे तभी जाकर यहां पर ए इंटू बी और बी इंटू ए प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर का मतलब यहां ध्यान रखना है, यदि 2 क्रॉस 2 का है तो वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 2 का है तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्वेश्चंस का नेचर आपको समझते हुए चलना है।
सवाल का मीडियम क्या है, डिफिकल्ट लेवल क्या है, वो आपको देखते हुए चलना है। पहला वाला सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। सेकंड वाला भी देखो मैट्रिक्स से पूछा गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहां पर देखो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, चार ऑप्शंस, अच्छा ए बी सी डी दिया हुआ है, चार ऑप्शंस है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उनका रो और कॉलम आपस में बराबर हो। ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट है? ए इनवर्स के लिए आपको क्या देखना है यार, ए इनवर्स के लिए आपको इसका डिटरमिनेंट्स चेक करना है, और डिटरमिनेंट्स यदि नॉट इक्वल 0 आता है दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है चीज, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बात करें यहां पर क्या इसका नॉट इक्वल आ रहा है, ये देखो 10 और प्लस 9 हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ है कितना आ गया, 19 आ चुका है, तो 19 विच इज नॉट इक्वल 0। ओके, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो रहा है, ये भी करेक्ट है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखो सारे कॉन्सेप्ट यहां पूछ लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो बच्चों, यदि ए इक्वल ए ट्रांसपोज मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, ए इक्वल ए ट्रांसपोज मिल जाए तो ए को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज मिल जाए तब वो स्क्वायर सिमेट्रिक होता है। तो क्या इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, तो ए ट्रांसपोज इक्वल क्या मिलेगा भाई, 2 - 3, 3 और 5, ठीक है। और यदि ये इक्वल आ रहा है, क्या इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई, है ना, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सी तो यहाँ रॉन्ग हो गया, डी यहाँ 19 मिल ही रहा है, बिल्कुल सही है। ए इज नल मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं है, नल मैट्रिक्स 0 होते हैं। तो बेटा यहाँ पर ए बी और डी ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी डी यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। क्लियर है चीज, है ना। तो डायरेक्ट ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछी गई चीज है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ओवर 2x2 विद ईच एंट्री 0 और 1। अच्छा 2x2 का है ना, टोटल यहाँ पर 2x2 है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गए। तो मैट्रिक्स जो भी होगा बेटा, ये A11, A12, A21। अब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहां पर एंट्रीज जो एलिमेंट्स डालना है दैट इज 0 और 1। 0 और 1 की बात हुई है, तो 0 क्या यहां 0 और 1 डाला जा सकता है? ओके, तो ये इसको हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। इसको भी 2 टाइम्स से फिलअप कर सकते हैं, इसको भी 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर दो, और 2 की पावर 4 हो गया, दैट विल बी 16, दैट विल बी 16। तो 16 यहां पर पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएगी, ठीक है। यहां पर 0 1 में से आ सकता है, यहाँ 0 1 में से आ सकता है, यहाँ 0। तो हर स्थान को 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ, देखो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर मैं आपको जरूर क्लियरली पूरा तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस को, किस तरह से आंसर लेकर आना है, ठीक है। बट आप कॉन्सेप्ट जरूर समझते हुए चलना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएबिलिटी यानी मेथड ऑफ डेरिवेटिव वाले पार्ट से, ठीक है। y इक्वल 1/x का x, अच्छा देन वैल्यू ऑफ e टू द पावर x d2y अपॉन dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल e, x इक्वल e पर d2y यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हमें निकालना है। अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ, यहां फंक्शन क्या दिया हुआ, y इक्वल 1/x के होल पावर x दिया हुआ है, दिस इज द वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हम लॉगरिथमिक फॉर्म लेकर करते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा इसका, ln y, तो x आ गया है ln 1/x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बेटा, इसका हो गया 1 अपॉन y dy/dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, x इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1/x, ओके। और 1/x का -1 अपॉन x स्क्वायर, डेरिवेटिव करना आना चाहिए भाई, है ना, -1 प्लस, अब बेटा ln 1/x का हो चुका है, तो कैन यू लेफ्ट इट, एंड x का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहां से x ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो दिस विल बी -1 प्लस ln 1/x, कैन आई राइट, दिस इज द dy/dx, एंड y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर दीजिए, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर दो, जैसे y को छोड़ दिया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा 0, और ln 1/x का क्या होगा, 1/x हो गया,
ठीक है, और इसका -1/x² होता है। बेटा इसको छोड़ दिया तो प्लस, अब इसको छोड़ दिया, इसका हो चुका है तो आप इसको छोड़ दीजिए, -1 प्लस ln 1/x, करेक्ट है। और y का कितना होगा, दैट इज dy/dx, कितना होगा dy/dx x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब dy/dx है तो dy/dx का वैल्यू यहां पर गौर से देखो, क्या ये रिप्लेस किया जा सकता है, वहां पर dy/dx का वैल्यू वहां रख देंगे, ठीक है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कुछ नहीं, पहले आप ये वैल्यू निकाल लेना बच्चों। किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, किस पर वैल्यू निकालनी है आपको भाई, आपको वैल्यू निकालनी है 8/d2y/dx², किस पर, x इक्वल e पर। तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर क्या रख दोगे, e रख दोगे, ठीक है, e रख दोगे, सोल्व हो जाएगा, एक छोटी सी वैल्यू बनेगी। फिर बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, e टू द पावर e से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये e की पावर e से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर e से, ओके। जब मल्टीप्लाई करोगे यहां पर आप आंसर बिल्कुल नजर आ जाएगा, 4 ऑप्शंस है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। जब आप सोल्व करोगे तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, 4 - 1/e, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है, ठीक है, इसको मान सकते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर आपको 2 मिनट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 2 मिनट भी उसके जिसकी कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी, डेरिवेटिव जिसको करना आता है, ओके। तो बच्चों ये वाला, अच्छा ये आपने एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल, इस तरह के बेसिक वाले सवाल जरूर है, लेकिन सेम एज इट इज इस तरह का सवाल नहीं है, है ना। तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो चेक किया जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज सवाल एनसीईआरटी में वैसा है, आए या नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट वाला, द फंक्शन f of x x² - 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। देखो ये डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको, देखो भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको पता होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो, इंक्रीजिंग के लिए कोई फंक्शन है y = f of x। अब ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएट कर दें dy/dx या f'(x), है ना। अब इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं, अब इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, f'(x) क्या हो, ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो डिक्रीजिंग में क्या हो बेटा, ये लेस देन हो जाए, नेगेटिव मिले, यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन का नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ फंक्शन इजीली दिया हुआ है, इसका इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पर है y = x² - 2x, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो दैट विल बी dy/dx 2x - 2 हो गया, और 2x - 2 हो गया है। तो यहां से आप चाहो तो भाई इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो डिक्रीजिंग के लिए ये वाला रूल अप्लाई कर लो, 2x - 2 लेस देन, तो x स्मॉलर या लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, तो इसका आंसर ढूंढ लो भाई, इसमें इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा ऑलवेज, यानी कि -∞ से 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है, -∞ से 1। ये सवाल पूरा एनसीईआरटी में है भाई, है ना, वहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट मूविंग टू, यस दिस इज द कम फ्रॉम द इंटीग्रल्स, इंटीग्रल वाला बेसिक वाला क्वेश्चन से 1/x x⁵ 5 + 3 दिया हुआ है। क्या इस तरह के सवाल किए हैं आपने, बिकॉज अपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है भाई, एनसीईआरटी में सवाल जो दिया हुआ है इस तरह का, वहां पर एक जनरल फॉर्मेट करके दिया हुआ बेटा, इस तरह का सवाल किया है आप लोगों ने, dx/x x⁴n + 1, सिमिलर उसी तरह का है, dx/x प्लस यहाँ पर 1 था, वहां पर यहाँ पर 3 दिया हुआ उनकी जगह, ठीक है, बट बात मेथड वही होगा सॉल्विंग। अब क्या करें इसमें, क्या इसको हम, इसका जो तरीका है सोल्व करने का भाई, उसमें क्या किया जाता है बेटा, इसको x⁴n - 1 और x⁴n - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया भाई, x⁴n - 1 तो ऊपर चलेगा, अब x⁴n - 1 और यहाँ पर 1 है तो बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, x⁴n और x⁴n + 1 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन, तो इसी तरह का फंक्शन है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैच करके देखो, क्या मैं इसको x⁴ से ऊपर, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 5 है ना, तो इससे एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अपना बन जाएगा सवाल। तो बेटा इसकी x⁴ हो गया, ये x⁵ हो जाएगा, और x⁵ + 3 चल रहा है सब, ओके। अब इसको x⁵ चल रहा है, कैन यू
x की पावर 5 को आप t कंसीडर कर लो, तो 5x की पावर 4 dx और dt चलेगा, करेक्ट है। तो x की पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ से 5 को भगा दो, ठीक है, 5 को भगा दिया तो हमारे पास यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव ओनली, यहाँ से आ जाएगा 1/5, अच्छा 1/5 तो बाहर ले लो, ठीक है, और बेटा dt बाई, और ये हो गया t और t+3, ओके। तो 1/x और x प्लस समथिंग कुछ हो तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल कैसे करोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लोगे, इसका कैसे होगा भाई, क्या इसको आप मान सकते हो t और t+3 को a बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है आप लोगों को पता है भाई। यहां से a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। a और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा भाई 1/3 और -1/3। यहां से जब सोल्व करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1/3 एंड b का वैल्यू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां रख देंगे 1/3 और यहाँ -1/3। t की जगह हमने क्या कंसिडर किया, t माना x की पावर 5, पहले 1/t का log t हो जाएगा, ठीक है, और इसका -1/3 बाहर आ जाएगा तो 1/ln t+3 हो जाएगा। फिर t की जगह x की पावर 5 रखेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसमें, इसमें प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी log m माइनस log n, तो कैन यू रिप्लेस भाई log m माइनस log n इक्वल log m बाई n, ठीक है। जब रिप्लेस करेंगे तो यहां से इसका आंसर बन जाएगा 5 चल रहा है, 3 भी बाहर आ जाएगा 15, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा आपको स्मार्टली और स्पीडली विद एक्यूरेसी ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सवाल में यार। यदि आपका एक भी सवाल गड़बड़ हो गया तो आप बहुत यानी कि रैंक में काफी नीचे आ जाओगे, ठीक है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर है जी, सीयूटी एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्पीडली और एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट है। इसका बी हो जाएगा और ये सवाल एनसीईआरटी वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, यदि अच्छा स्कोर करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली सोल्व करके ही जाना है, ठीक है। एमसीक्यू के साथ जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है अधिकतर, ठीक है, वो सारे सवाल आपको अच्छी खासी तरह सोल्व करना है बच्चों। सेकंड, इसके अलावा आपको यदि दूसरी बुक्स से सोल्व करनी है तो दूसरी बुक्स में सिर्फ आप मॉक टेस्ट वाले पेपर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कहीं से पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है, सीयूटी से बेस्ट पैटर्न पर, तो वहां से सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस बनाए रखिए। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको इसके साथ केस बेस्ड वाले सवाल हैं, केस वाले स्टडी वाले में लास्ट में बताऊंगा किस तरह के सवाल पूछे गए थे और कहां से पूछे गए थे, उसका मैं सोर्स भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। केस स्टडी का मैं आपको कैसे सोल्व करके देखेंगे उसकी टेक्निक भी बताऊंगा। नेक्स्ट 7th वाला पूछा हुआ है यहाँ पर x³/x+1 dx q of x माइनस log x+1 + c दिया हुआ है। तो इस तरह का सवाल भी बनाया जा सकता है ना, देखो पूछा है ना लास्ट ईयर। क्या यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करना है भाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या रहा है, दिस वन इस तरह से चल रहा है, q of x दिस इज द अननोन, यही तो फाइंड आउट करना है। तो इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रल्स तो करना ही पड़ेगा। अब बच्चों इंटीग्रल्स कैसे करें, इंटीग्रल्स फंक्शंस क्या है, व्हाट वी हैव फंक्शन दैट इज x³ और ये x+1 dx हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, आप क्या इसको x³ +1 -1 कर लो और x+1 dx कर लो। हमने न्यूमरेटर +1 -1 कर दिया है। अब इस केस में क्या x³ -1, ओके, x+1 नीचे x+1 है तो +1 को साथ में रखो। क्या बच्चों इसको ये कर लो ना, और +1/x+1 dx लिखा जा सकता है ना। अब x³ +1 दिया हुआ है, इसके x+1 एंड x² - x+1 a³ + b³ का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एंड दिस इज द dx प्लस, और ये इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं भाई, ln mod x+1 हो चुका है, प्लस c ऐड कर देना। तो दिस इज द x+1, दिस इज कैंसिल आउट, व्हाट वी हैव x² - x+1 और x² - x+1 का है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x³ - 3 - x²/2 प्लस x और प्लस ln mod x+1 चल ही रहा है प्लस c। क्या गौर से देखो भाई, इसको जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आया है।
अब ये इंटीग्रेशन है, इसे मेज कर लेना, इसका आंसर भी दिया हुआ है सामने ही, और यहाँ पर q ऑफ x को अननोन फंक्शन बोला गया है, q ऑफ x को अननोन बोला गया, तो दिस इज द q ऑफ x। क्या हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये q ऑफ x ही तो हो गया ना, और यहां से माइनस, अच्छा माइनस का आ रहा है क्या, माइनस log x प्लस, ठीक है माइनस का नहीं होना, प्लस का होना चाहिए वैसे, x माइनस 1 है ना, या मिस्टेक किया क्या, नो नो नो, x प्लस 1, हाँ माइनस था ना, सॉरी ये माइनस का चल रहा था, या माइनस आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहाँ माइनस चलेगा बेटा, तो ये किसका काम कर रहा है, q ऑफ x का, तो q ऑफ x 4 ऑप्शन में देख लो आप, क्या करेक्ट हो जाएगा, q ऑफ x इक्वल एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस, भैया डी करेक्ट है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है, बिल्कुल है ना। तो किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है ना, इस तरह का सवाल है अपने, लेकिन इस पैटर्न पर सवाल नहीं है, तो आपको काम तो वही कर रहे हैं ना, हमें इंटीग्रेशन से करना है, फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, तरीका हमें पता होना चाहिए, 4 ऑप्शन से यहाँ पर अननोन दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद इस फॉर्मेट में बना लेंगे फंक्शन को, उसमें कंपेयर कर लेंगे, जिस जगह नॉन बोला है उसकी जगह हम बिठा देंगे, भाई ये फंक्शन मिल रहा है, करेक्ट है, तो दिस इज द डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है, और ये डेफिनेट इंटीग्रल से पूछा गया है, ठीक है, -1 से +1 के बीच में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मोड वाले फंक्शन का देखो हम कैसे हो, यहाँ 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये -1 से +1 मोड x -2 dx, सेपरेट कर लो यार, -1 से 1 मोड x प्लस dx, ओके। आपको देखना है कि x -2 -1 से 1 के बीच में कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर नेगेटिव होगा। मॉड्यूलस फंक्शन में एक सिंपल सी बात है, आपको ब्रेक करना होता है कि माइनस कहां से नेगेटिव खुलेगा और कहां से वो पॉजिटिव खुलेगा। तो जाहिर सी बात है x -2 है और ये वैल्यू ऑलवेज -1 और से 1, ये 2 से ही छोटी है, और 2 से छोटी है तो डेफिनेटली भैया यहाँ पर ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, क्योंकि x -2 है, तो ये होल क्वांटिटी -1 से +1 के बीच में नेगेटिव ही बनेगी, बात समझ में। बट इस वाले केस में देखो ये -1 से 0 के बीच में ये छोटा हो गया, तो -x के फॉर्म में इसको लिखकर चलोगे, और बेटा ये 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव ओपन होगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसका इजीली इंटीग्रल्स कर सकते हो, क्या इसका इंटीग्रल्स किया जा सकता है, ये माइनस रख दिया बेटा, इसका x²/2 हो गया, इसका 2x हो चुका है, अच्छा लिमिट -1 से 1 चल रहा है, ओके, प्लस, अच्छा ये माइनस आ गया, माइनस को बाहर डालो भाई, है ना, ये माइनस प्लस के मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, अदर आंसर चेंज हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा बच्चों, x²/2 हो गया, दिस इज -1 से 0 प्लस x²/2 हो चुका है, दिस इज 0 to 1। बस आपको यहां पर लिमिट पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जब इसे कंप्लीट सोल्व होगे, माइनस की मिस्टेक मत करना, ये माइनस सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई है बच्चों, पहले आप यहां पर अपर लिमिट रखोगे जहां जहां x नजर आ रहा है, फिर माइनस करके -1 रखोगे जहां जहां x नजर आ रहा है, ठीक है, माइनस, अब यहां पर 0 रख दोगे, ठीक है, फिर -1 रख दोगे, प्लस यहां 1 रखोगे, फिर 0 रखोगे, कंप्लीट सोल्व करोगे, तो इसका आंसर आपको 5 मिल जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, क्लियर है चीज, आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन का नेचर तो वही पूछा गया है भाई, है ना, ये सवाल आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, तो आपको इस तरह के सवाल आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी आर ऑर्डर और डिग्री ऑफ, ये बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर डिग्री से पूछा गया, डिफरेंशियल वाले चैप्टर से, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से पूछा गया, ठीक है, ऑर्डर डिग्री किस तरह से आइडेंटिफाई, एक सवाल जरूर करके ऑर्डर और डिग्री आपको किस तरह से निकालनी, उस तरह के सवाल जरूर देकर जाना। यहां पर फंक्शन जो दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y डबल डैश और y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0, देन वैल्यू ऑफ 2a प्लस 6b। अच्छा यहां पर देखो यार, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो रहा है, y डबल डैश y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। अच्छा क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये तो सबको पता है भाई, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। बच्चों इसका मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, इसको क्या बोलते हैं, d2y/dx², तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द पावर ऑफ, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, दिस वन, ना कि ये, करेक्ट है।
तो y डबल डैश दिया हुआ है, तो y डबल डैश मतलब ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, और 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसकी पावर देख लो, इसकी पावर कितनी है भैया, 1 है। ओके, अब क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इसने पूछा है 2a + 6b। अब a और b किसको बता रहा है, दिस इज द a, ये किसका काम कर रहा है, a का, और ये किसका काम कर रहा है, b का। अब बेटा यहां पर कोई भी इक्वेशन आपको दे दी है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, a और b की जगह रिप्लेस कर दो, तो यहां पर हम a की जगह 2 रख देंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है, और 6 और 1 रखेंगे 6, यानी कि मेरे पास 10 मिल गया। तो 10 आ रहा है फाइनल आंसर, यानी कि डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो गया। ओके, तो देखो डिग्री ऑर्डर आपको निकालना आता है, बट उसका यूज और या कौन सा इक्वेशन में वो पुट करना चाह रहा है, उसमें हम अंदर के वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन कवर हो। The solution of differential equation x dy minus y dx equal 0 represent family of। अच्छा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से पूछा गया है। अब यहां पर आपको सोल्व करना है इसको, 4 ऑप्शन दिए हुए, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, x dy by y dx दिया हुआ है ना बच्चों। क्या इसको इधर कर लिया, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो ना। अच्छा, इंटीग्रेट नहीं करो इसको, रुको रुको रुको, क्या इसको वेरिएबल सेपरेट कर लो, पहले वेरिएबल सेपरेट कर लो, है ना। इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो y वालों को एक तरफ कर लो और x वालों को एक तरफ कर लो, देन आफ्टर इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो व्हाट वी हैव 1/a/y, तो 1/x 1/y का कितना होगा, ln y। ओके, और 1/x का इंटीग्रल्स दैट इज ln x एंड ln c कर दे, दिस इज द कांस्टेंट, या तो c ऐड करो या ln c। ओके, ये भी एक कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब ln x प्लस ln c, कैन आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक, यस जी, तो x और c लिखा जा सकता है। अरे रुको भाई, इसको x इंटू c लिखा जा सकता है, दिस इज ln y। अब y इक्वल कितना आ गया, xc आ चुका है। देखो लॉग वाली प्रॉपर्टी दोनों तरफ है, तो ln और ln यानी कब इक्वल होंगे, जब y बराबर क्या हो, x इंटू सी के बराबर। तो हमारे पास ये फाइनली बना है। अब बच्चों y इक्वल x इंटू सी बचा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या आपको याद आ रहा है, mx प्लस ये वाली फॉर्म्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट कौन से स्ट्रेट लाइन, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को ये बताता है। तो ओरिजिन से पास होने लाइन यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, सी ऑप्शंस बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, सी ऑप्शंस करेक्ट होगा। अब इसने सॉल्यूशंस नहीं पूछा, सॉल्यूशंस का नेचर पूछ लिया है। व्हाट आई एम सेइंग यू, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, सॉल्यूशन तो करना ही है, बट उस सॉल्यूशन जो आ रहा है उसका नेचर क्या है, वो किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फॉर्म में आंसर यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इस तरह के सवाल भी बनते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है तो इजीली सोल्व किया जा सकता है। इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में बहुत सारे सोल्व किए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 तरह के मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां देखना है, यदि आपको इस तरह का फॉर्मेट नजर आ जाए, यार ये x बाई वाई चल रहा है, x बाई वाई चल रहा है, तो भैया ये 101% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। y बाई एक्स नजर आ जाए, ठीक है, e की पावर में, या y बाई एक्स या x बाई वाई, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को बताता है। नाउ क्या यहाँ x बाई वाई है, तो बेटा यहाँ पर x ये पुट करोगे, क्या पुट करोगे भाई, पुट या रिप्लेस x इक्वल वी वाई। यदि x बाई वाई है तो यहाँ y बाई एक्स होता तो y इक्वल वी एक्स पुट करते, ये दो चीजें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने x इक्वल वी वाई। तो यहां से पहले इसको dx बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx बाई डी वाई, ओके, dy को इधर बुला लिया, तो x e की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर है, डिवाइड बाय ये y से डिवाइड हो जाएगा और e टू द पावर x वाई से, करेक्ट है बेटा। dy को इधर ले लिया तो dx बाई डी वाई, और y e टू द पावर x बाई वाई को इधर भेज दिया है, ओके। अब यहां पर इसका आप dx बाई डी वाई कीजिए, ठीक है, डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, v को छोड़ दिया है, y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, हाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का तो कितना हो गया, y के रेस्पेक्ट में 1 हो चुका है, और यहां से y को छोड़ दीजिए तो dv बाई dy लिखना पड़ेगा बाबा, ओके।
तो dx by dy का वैल्यू दिस वन हो, तो v प्लस वाई dv by dy, तो dx by dy यहां पर जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको यहां से रिप्लेस कर दो और इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, v प्लस वाई dv by dy इक्वल, और यहां से x e टू दी पावर, तो x को वेर है तो e की पावर ये कितना हो गया भाई, e की पावर v लिख लूं, और यहां y, अच्छा रुको रुको रुको, y बाई भाई ये क्या हो गया, x e की पावर v हो गया और y स्क्वायर चल रहा है, y स्क्वायर कैसे हो गया यहाँ पर भाई, डिवाइड बाय, और e की पावर v और y है यहाँ पर, है ना, और x लिखा हुआ है, x अच्छा अच्छा ओके, इस x की जगह रिप्लेस कर दो vy, यहां से हटाओ, ताकि कंप्लीट ये x तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, x की जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी y और v के फॉर्म में इक्वेशंस मिलने वाली है। ओके क्लियर है भाई बच्चों, जो यहां से ये रखा है हमने, है ना, अब यहां v प्लस वाई dv बाई dy इक्वल, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लूं, तो यहां से कितना हो गया भाई, v और e की पावर v प्लस y हो गया है, और डिवाइड बाय, और e की पावर v y, इस y से y कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब इस v को आप उधर ट्रांसपोज कर दोगे, v को जब ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशंस मिल जाएगी भाई, y dv बाई dy, और यहां से v और e की पावर v प्लस वाई अपॉन e की पावर v और माइनस y लिख लोगे, ठीक है ना, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, है ना, तो यहां से भाई हो एक बार क्वेश्चन का क्या है भाई, v e की पावर v प्लस वाई कर लू यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए, जो कैंसिल भी नहीं हो रहा भाई, और e की पावर v, है ना, और y dv फिर भी नहीं बन रहा भाई, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं दे दिया है भाई, अच्छा यहां पर कैंसिल होना चाहिए, y से y कैंसिल हो चुका है, y dv बाई dy बिल्कुल सही चल रहे हैं, ओके y यहां से ओके ओके, यहाँ मिस्टेक हुआ है भाई, है ना, यहाँ पर अपना मिस्टेक हुआ है, इसे चेंज करो, है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई y v प्लस ये चल रहा है y, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड y और v e प्लस y हो गया डिवाइड बाय y e की पावर v, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहे थे, ठीक है, और बच्चों यहां से हम चेंज कर लें इसको, तो यहां से रिप्लेस हो जाएगा y dv बाई dy और इक्वल y बाई e की पावर y बनेगा, और ये यहां से सेपरेट कर लो, e की पावर v हो गया ये, और e की पावर v dv, और y से y कैंसिल हो गया, ये dy हो गया है, तो e की पावर v और ये y प्लस c, ये इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो हमारे पास ये फंक्शन मिला है e की पावर v इक्वल y प्लस c। अब यहाँ पर y की जगह v की जगह वापस से आप रिप्लेस कर सकते हो x अपॉन y रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, e की पावर x अपॉन y और y प्लस c हो जाएगा, दिस इज द, ये एक सॉल्यूशन मिला है। अब सॉल्यूशन मिला है, लेकिन इसने जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ लिया है, y ऑफ 0 पर 1, तो बेटा यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिया है 0, और आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रखूंगा तो भाई ये कितना हो गया 1 हो गया, ये भी 1 दे दिया, और c, तो c का वैल्यू मेरे पास 0 आ चुका है, c का वैल्यू 0 आ चुका है, तो यहाँ 0 रख दोगे तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन मिल गई e की पावर x बाई वाई इक्वल y, ठीक है, ये बना है, और ये बना है, तो दोनों साइड लॉग लेकर अब हमें वैल्यू निकालनी है x ऑफ e, इसका मतलब x और y की जगह e रखा हुआ है, x ऑफ e का मतलब y की जगह रखा है, ये फंक्शन x के फॉर्म में चल रहा होगा, गॉट इट, तो x की y की जगह कितना रख दिया, e रख दिया है, तो e रख दूंगा और x को, ओके, तो x का वैल्यू पूछ लिया, तो x का वैल्यू पूछ लिया, तो क्या यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लें, तो x बाई वाई, और यहाँ से बन जाएगा ln y, ये लॉग ले लूँ दोनों तरफ,
बेस ई है तो ठीक है। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा y, और ln y हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर y की जगह e रख दो, यहाँ e रख देंगे, यहाँ e रख देंगे, तो कितना हो गया log e का वैल्यू 1 हो गया, ये कितना हो गया e, तो e यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब यहां पर बिकॉज ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है, क्योंकि यहां आपने छोटी सी मिस्टेक भी कर दी, तो यहां से आपके समय की बिल्कुल बर्बादी होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा स्किप करके बाद में भी सोल्व कर सकते हो, बिकॉज यहां पर क्या y ऑफ 0 इक्वल 1 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल e पर पूछा है ना, कई बार कंफ्यूज हो सकता है। तो बिकॉज इस तरह से क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में है, तो वहां से जरूर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12th वाला है e टू दी पावर मॉड x, और ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, आप यहां से वैल्यू निकाल कर सकते हो। e की पावर मॉड x को आप ओपन कर लो, कहां पर ये ओपन होगा, तो क्या मैं -1 से 0 के बीच में बात कर लूं, इसमें ये नेगेटिव ओपन होता है, तो dx और 1 से 0 के बीच में, करेक्ट। इसे सोल्व कर लेना, इसे सोल्व कर लो भाई, e की पावर -x, तो माइनस e की पावर -x हो गया है, तो -1 से 0, और ये बच्चों e की पावर x का जीरो रख दीजिए, तो ये कितना हो गया भाई, की पावर 0 मतलब -1 हो गया है। और यहां से -1 रखूंगा, तो -1 रखूंगा तो ये कितना माइनस, इसको अच्छा सॉरी, इसको माइनस को बाहर ले लो, गड़बड़ हो जाएगा, माइनस को तो बाहर ले लो, की पावर 0 1 हो गया, और -1 रखूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 बाई e की पावर ई है ना, इसको हटाओ भाई, प्लस e की पावर 0 माइनस e की पावर 1, इसे सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 2 e की पावर -1, ठीक है, क्योंकि ये +2 हो जाएगा। ओके, नहीं यहाँ मिस्टेक दिया हो भाई, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या ये 1 माइनस प्लस e की पावर, हाँ यह कितना 0 रखा ना, 0 चल रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये 0 से 1 करेंगे ना, तो 0 से 1 और 0 से 1 करेंगे तो ये ई हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसे ऐड कर लो, तो ये दिस वन 2 ई की -2, तो ये 2 बाहर आ गया, ई की पावर -1, बिल्कुल सही है, ऐसा ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पर लिमिट लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो 0 से 0 फिर 0 से 1 चलेगा कंटिन्यू, ठीक है, मैक्सिमम कितना है 1 है, तो यहाँ से आप सिंपल सा सॉल्व कर लोगे, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं भाई। अब बच्चों ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है ना, 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा है, तो पी ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ये 7/12 है, ठीक है, 5/12 है, और 3/12 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें वैल्यू निकालना है, तो 5 से 3 8 हो गया, 8 और इसको माइनस कर देंगे भाई इसमें से, ठीक है, 1/12, तो 1/12 बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, कहां से वेरिएंस, मीन और वेरिएंस, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स देन वेरिएंस ऑफ एक्स। अब देखो यदि इस तरह का टेबल दे दिए, दिस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बच्चों, तो आपको पता है ना, ये जो नीचे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इन सबका सम कितना होगा 1 होगा, यदि ऐड करके देखिए 1 मिलता है ऑलवेज, ठीक है, ये रूल है, और 0 1 2 3 दिस इज द रैंडम वेरिएबल। अब आपको क्या करना है भाई, इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता है ना भाई, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है भाई ई ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आपको पता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब ये दिस इज द, ये क्या है, ये आपको वेरिएंस एक्स स्क्वायर, ये ई ऑफ एक्स, दिस इज द मीन, ये मीन। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं अलग से सेपरेट सोल्व करके देख रहा हूं भाई। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसका स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 0 का स्क्वायर किया तो 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 2 के से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू के कर दोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू के कर दोगे,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2k कर दोगे, ठीक है। इस तरह सबको ऐड कर लेना। जब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 2k प्लस 4k 9 और 16 32, ठीक है। तो ये हो गया है यहाँ पर 47k आ जाएगा। ओके, ये 47k आ गया। अब e ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से k का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप सबको इनका सम कर लेना है। इसका सम कितना आ जाएगा भाई? इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? 34.6, तो 3 बाई यानी कि 6 प्लस 3/20, 3/20 के का वैल्यू कितना मिल गया बेटा? 8k का वैल्यू इन सबका सम करके आएगा, k इक्वल 3/20 हो जाएगा। ओके, 3/20 मिल गया है। तो यहां पर वेरिएंस ऑफ, अब मीन भी आप निकाल सकते हो भाई। ई ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है? ई ऑफ एक्स निकाला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, स्क्वायर नहीं करना आप यहाँ पर, क्योंकि ई एक्स है। तो 0 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 1 को 2 से करेंगे 2k हो गया, 2 को 2k बन जाएगा 3k, और ये 8k हो जाएगा। k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो रख दोगे। तो k का वैल्यू जब यहाँ पर 15k बन जाएगा, और 15 इंटू 3/20 यहाँ पर करके हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 9/4 हो जाएगा कैंसिल होकर, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स में मिल गया 9/4 और ई ऑफ एक्स स्क्वायर 14/7k, तो k का वैल्यू आप रखकर यहाँ पर वैल्यू निकाल लोगे। तो हम फाइनली यहाँ पर रखेंगे भाई, दिस इज द वेरिएंस, और यहाँ पर k का वैल्यू रखेंगे तो दिस विल बी 141/20 माइनस यहाँ से स्क्वायर इसका 81 और इसका कितना हो गया 16 हो गया। तो 141 माइनस 81 और 20, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसका 80 आ चुका है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे 20 4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा ये लगभग 159 है ना। फाइनली डी ऑप्शन से इसका करेक्ट होगा 159/80। ओके, बट सवाल को किस तरह से सोल्व किया गया है ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है, वो भी मीन वेरिएंस। तो मीन वेरिएंस जरूर पढ़ के जाइएगा, मीन वेरिएंस कैसे निकाला जाता है किसी रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। बेस थ्योरम पर हो सकता है, वहां से आपको केस स्टडी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 4x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू तो आपको निकालना आता है ना इसका भाई। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट ये दिए हुए हैं, तो इस तरह के सवालों को किस तरह सोल्व करेंगे? आपको ये ग्राफ बनाकर इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। कैसे पॉइंट से निकाल लेते हो? यहाँ पर देखो, ये वाला दिया हुआ है तो x की जगह 0 रख दिया, तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई? 0 इंटू 28/3 मिल गया। एक बार इसमें रख दोगे दूसरा वाला पार्ट, तो वहां से भी आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा? दूसरा एक रख लो, यहां से y की जगह 0 रख दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया, 10 कोमा, ओके, और दिस विल बी ओके। अच्छा, इसका ग्राफ जरूर बनाना है आपको, ठीक है। विदाउट ग्राफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए पॉइंट्स निकाल लो पहले, 2 पॉइंट्स। एक तो ये हो गया, एक यहाँ पर y की जगह 0 रख दिया, तो ये 14,0 हो गया। एंड यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 0,10 हो गया। इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। ग्राफ बनाकर जो एक बाउंडेड एरिया मिलेगा वो होगा बेटा। तो ये 0 है, से ओरिजिन हो गया है। ये पॉइंट 0,28, तो लगभग यहाँ पर कितना हो गया? 9 पॉइंट समथिंग है ना। तो बेटा इसको यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और ये 10 तो ऊपर होगा, ठीक है, 10 हो गया। ये 28/3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ से 14 और 10, तो ये 10 है और ये 14 है, ठीक है। अच्छा, ये इस लाइन का पॉइंट है, ठीक है। और इसको हम मिला दें 28, 0,28/3 है, और 2 पॉइंट्स 2 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, और 14, तो 14 से मिला दे भाई इसको, और इसको इससे मिला दे। लेकिन जरूर ध्यान रखना ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको निकालना है। कैसे? दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट आ जाएगा 2,8। कितना मिल जाएगा? 2,8, ठीक है। 2,8 आ गया। इसका कॉमन सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करोगे तो इसका सॉल्यूशन किधर लाई कर रहा है? देखो, कंप्लीट ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसका कॉर्नर ये हो गया है। सॉल्यूशन निकालना आता है, किस तरह से निकाला जा सकता है भाई, है ना। यहां से आप यहां कर लो, यहां कर लो,
और इस चीज में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल 4x प्लस 2y। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है, आप इसमें ओरिजिन पुट करके देखोगे। जब ओरिजिन पुट करके देखोगे तो डेफिनेटली भाई यहाँ से ये इसको सेटिस्फाई करेगा 0 0, तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 लेस देन 28, तो ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी सेटिस्फाई करा ओरिजिन की तरफ, तो फाइनली एक कॉमन सॉल्यूशन जो मिलेगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा ये वाला पार्ट यहाँ पर कवर होगा, ठीक है, दिस इज द पार्ट, राइट है। अब ये पार्ट तो कवर हो चुका है। अब यहां से इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिल गए, एक तो मेरे को मिल गया है 10,0, ठीक है, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, ओके। अब कॉर्नर पॉइंट से 10,0 और यहां से हम बात करें तो ये पॉइंट्स भी यहाँ कंसिडर कर लें भाई, है ना। 2,8 हो गया है और एक हो गया है 0,28/3। अब इस पर इस जेड की यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया हुआ है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछा है ना, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ रखना है एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह ये रख दीजिए, फिर ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। ये पॉइंट जो मिलेंगे तो यहाँ से रखेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा भाई, ये पहले फर्स्ट वाला 40 आ गया, और 2 और 8 को रखेंगे, 2 और 8 को रखेंगे तो ये हो गया 8 और ये 8 16 यानी कि 24 हो गया, ठीक है। और इसको रखेंगे y की जगह तो ये हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा भाई 56/3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मिल रहा है हमें। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ से लगभग भाई ये 40 है सबसे ज्यादा, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 40, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, बिल्कुल, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 12 यानी कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 12 है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर से पूछा गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने बोर्ड के दौरान भी पढ़े हुए हैं। जेड इक्वल कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है, उसके नीचे कुछ कांस्टेंट दिए जाएंगे, उन कांस्टेंट का हमें वैल्यूज निकालना होता है, करेक्ट है भाई, बात समझ में आई चीज, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जरा उस चैप्टर से करके ही जाने हैं बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, ये मैच द कॉलम वाला सवाल है। जैसा कि आपको पता है सीयूटी में भाई मैच द कॉलम 2 सवाल तो डाले गए हैं, ठीक है। अब मैच द कॉलम में यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये चैप्टर ये रिलेशंस फंक्शन से पूछा गया है बच्चों। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड से मैच करना है, बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ यहाँ पर हम बात करेंगे भाई सिमेट्रिक 1 1 और बाइजेक्टिव फंक्शंस की। अच्छा फटाक से पढ़ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर फंक्शन किस टाइप में होगा। पहला वाला एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल्स। अच्छा सेम स्कूल से हैं तो हमें देखना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है। तो बेसिकली यहाँ पर यदि कोई बच्चा एक्स और एक्स हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सेम, तो बात तो होगी से वो सेम ही स्कूल से रिलेट करेगा, रिफ्लेक्सिव है, इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। यदि सिमेट्रिक की बात करें तो एक्स एंड वाई, ठीक है, तो वाई और एक्स का रिलेशन हम चेक करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वाई और एक्स सेम, अच्छा वो सेम होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, फोर्थ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इक्विवेलेंस बोलेंगे, बिकॉज ये तीनों ही है बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो फोर्थ, अच्छा बी, यहाँ 4 ऑप्शन जरूर यहाँ से मैच कर लिया करो, ठीक है, कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हट गया, यहाँ से सी भी हट गया है, अब ऑप्शन बी या डी में से आंसर होगा, ठीक है। सेकंड वाला रीड आउट कर लेते हैं, ओके। अच्छा यहाँ पर L1 इज परपेंडिकुलर L2 है और L1 L2 किसी लाइन के सेट से आ रहा है और L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस, ओके। अच्छा L1 और L1, यदि हम L1 की बात करें रिफ्लेक्सिव में तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अपने आप के परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक बिल्कुल, L1 और L2 बिल्कुल सिमेट्रिक। अच्छा बी फर्स्ट से करेक्ट हो जाएगा, बी इससे करेक्ट हो गया, इसके हो गया, तो अच्छा यहां तक भी सेम चल रहा है, वाह यार, सी भी चेक करना ही पड़ेगा हमें, सी और चेक कर ले बेटा। 2 - 3x, 2 - 3x है, अब 2 - 3x का मतलब क्या हुआ, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव 1 1, अच्छा 1 1 फंक्शंस के लिए बात कर लेते हैं, बाकी 1 1 बचा है, थर्ड और सेकंड, ओके, थर्ड में बाइजेक्टिव और ओके। इसके 1 1 चेक करेंगे तो क्या 1 1 बन रहा है किसके अंदर ही, ओके बेटा ये 1 1 है ना, x1 बराबर x2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 1 1 है, तो डेफिनेटली भाई ये 1 1 है। और क्या ये एक बार ये भी चेक कर लो क्या ये बाइजेक्टिव ऑन टू भी है क्या, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए y इक्वल 2 - 3x कर लिया, रेंज बराबर कोडोमेन के चेक कर लो, तो यहाँ से हमने निकाल लिया y -2, अच्छा इसको 3x कर लो, यहाँ से इसको हटाओ, तो यहाँ से फटाक से कर लेते हैं 3x इक्वल 2 - y और x इक्वल 2 - y अपॉन 3, चेक कर लो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर से होगा, हर नंबर आएगा और x में रियल नंबर ही दिया हुआ है, तो डेफिनेटली
डोमेन में जितने भी नंबर उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब इमेज एग्जिस्ट करेगी तो कोडोमेन की जितने भी होंगे वो उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी। दैट मीन्स सी वाला बाइजेक्टिव होगा, तो ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया बच्चों। बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह के मैच द कॉलम वाले सवाल हो ना, तो कंफर्म आप शुरुआत की 2 तो सोल्व करोगे, लेकिन उसके बाद आप ऑप्शन जरूर मैच कर लेना, कुछ ऑप्शन तो हट जाएंगे फटाक से, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 17 नंबर पर पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 साइन को 2 कोस इनवर्स रूट 3/2। ये आईटीएफ वाले चैप्टर से पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट वैल्यू रखना बेटा। अच्छा, 2 कोस इनवर्स रूट 3/2 है, तो दिस इज द टेन इनवर्स, अंदर वाले यहां से अंदर से सोल्व करते चलेंगे, 2 साइन और दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। जो एंगल मिलेगा वो हमें मिलेगा π/3 पर, π/6 पर, ठीक है, ओके। ये हो गया 3 टाइम्स, ओके, तो टेन इनवर्स 2 साइन और दिस इज द π/3 और साइन π/3 यानी साइन 60 रूट 3/2 बनेगा, रूट 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ओनली रूट 3। तो टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू कौन सा एंगल होता है भाई? टेन इनवर्स रूट 3 कहां पर मिलेगा? π/3 पर मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड वाला सवाल है, ठीक है, बुक से ही पूछा गया है डायरेक्ट, यस। नेक्स्ट वाला इट इज द बेस्ड ऑन अगेन मैच द कॉलम, मैच द कॉलम से पूछा गया सवाल है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है, बिल्कुल भाई, देखो कितना आसान सवाल पूछा है। यहां पर आपने सेकंड वाला चैप्टर था एनसीईआरटी में आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें बच्चों ये डायरेक्ट उठाकर दिया हुआ है, सिर्फ रेंज भी पूछी गई है, प्रिंसिपल रेंज, जिसके हम क्लास के दौरान डिस्कस भी किया था भाई डायरेक्ट। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स मैच कर सकते हो, साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा? ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ऑप्शंस मैच कर लो। अच्छा, सी वाला तो हटा दो यहाँ से, ए बी डी में चल रहा है अभी। रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स ओपन ब्रैकेट में, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, अच्छा अच्छा, यस, डी ऑप्शंस करेक्ट है, बिल्कुल डी पे पहुंच गया मैं, है ना, डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शंस देखकर बात करो करो। बिकॉज देखो ए में फोर्थ और बी में सेकंड तो हो ही नहीं सकता ना, टेन इनवर्स का रेंज पूछा गया है, तो ओपन ब्रैकेट सेकंड वाला करेक्ट होगा, सेकंड इसमें दिया हुआ बी, ठीक है, तो डी यहाँ करेक्ट होगी। देखो टाइम किस तरह से बचाना है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपका टाइम सेव हो जाएगा प्लीज, ओके। तो बच्चों ये डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी का आप चेक भी कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है, रेंज भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी तरह से इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो ये तो प्रोडक्ट ही करना है ना यार, यहां तो हमें प्रोडक्ट ही करना है, प्रोडक्ट कर सकते हो भाई। ए और ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज आप निकाल लो, इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों भाई? कोस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज, यही तो प्रोडक्ट करना है, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा and cos alpha, this is the cos alpha and minus sin alpha and also cos alpha, दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा भाई? ये cos स्क्वायर अल्फा हो गया, ये कैंसिल, अच्छा cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया बेटा, यहाँ पर 1 लिख दोगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस साइन ये 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी, है ना, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स, दैट मींस ए और ए ट्रांसपोज एक यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ही है। कितना आसान सा सवाल है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये यकीन मान के चलिए 90% सवाल जो होंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ ए दिस वन और एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड आपको पता है ना भाई, ये बताया था हमने, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल डिटरमिनेंट एन माइनस 1, ये प्रॉपर्टी अच्छी खासी याद कर जाना, ठीक है भाई। डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, उसकी पावर लगा देंगे। अब बेटा ये एन क्या है? दिस इज द ऑर्डर, ये क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, ठीक है, 3 है। तो यहां से इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2 1 0 3 1 2 0 4 माइनस 1, दिस इज इक्विवेलेंट, ये 2 हो गया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस 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 8 तो ये हो गया है -1 और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये -1 कर दीजिए, ये हटा दीजिए, यहाँ से -3 हो गया है, -3 लिख देंगे, ठीक है, बाकी 0 हो गया, लास्ट वाला 0 हो गया, तो माइनस ये माइनस का 18 हो गया है और माइनस से माइनस प्लस 3 हो गया है, तो माइनस का 15 हो गया, माइनस का 15 हो गया, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू पूछा है, तो बच्चों यू नो दैट इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर डिटरमिनेंट -15 कर दोगे और यहाँ पर 3 - 1
यानी कि -15 का होल स्क्वायर हो चुका है, दैट विल बी 225, 225 होगा, स्क्वायरिंग करना है, ठीक है, क्योंकि 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा और यहाँ पर 15 का स्क्वायर करना है, 225, 225 यानी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, तो कंप्लीटली ये फिर से अगेन एनसीईआरटी वाला सवाल है, कोई बाहर से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा स्टेटमेंट दिए हुए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा हमें ये चेक करना है। आप रीड आउट कर लो, लाइन टू लाइन आपने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में, मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। यस, मॉडुलस फंक्शंस है ना, यदि मॉडुलस फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो आपने इसका ग्राफ देखा है मॉडुलस फंक्शंस का, तो दिस इज द कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस चल ही रहा है ना एवरी पॉइंट पर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटीन्यूअस एट एवरी, ये गलत है भैया ना, ये फॉल्स है। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूट, इट्स बिल्कुल सही है, करेक्ट है। रेशनल फंक्शन, जितने भी रेशनल फंक्शन है या एल्जेब्रिक फंक्शन है, सब अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। जो फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म में आंख बंद करके आप सोचो वो कंटिन्यूअस होता है, उसको कंटिन्यूअस बोला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि ए, सी और डी यहाँ करेक्ट हो रहा है। लास्ट और पढ़ लेते हैं, इफ ए फंक्शन f is continuous at a point then it is also differentiable at the, no कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो, हमें चेक करके ही देखना पड़ेगा, एलएसडी आरएसडी निकाल कर देखना ही पड़ेगा। तो दैट मींस बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस नाउ स्टेटमेंट ए, सी एंड डी विल बी करेक्ट हियर, ए सी डी यानी कि सी ऑप्शंस करेक्ट हो गया, करेक्ट है। ये लाइन टू लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, आप जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू 22, यस 22 कम्स फ्रॉम द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में इस तरह का सवाल देखो, बहुत ही सीमित लिमिट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप के का वैल्यू फटाक से निकाल लोगे। के मेक द फंक्शन कंटिन्यूट, एक्स इक्वल 0 पर फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस है, तो बच्चों यह क्या कुछ नहीं निकालना यार, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल के, बिकॉज फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब एलएचएस आरएचएस, एलएचएल आरएचएल, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, आपको दिमाग में फिट कर लो, आपको क्या कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ है तो ये वैल्यूज यहां पर चल लेने वाली, बट वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग केस ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का लिमिटिंग केस निकालना है, तो लिमिटिंग केस कैसे, अच्छा 1 माइनस cos 2x, बच्चों भाई 1 माइनस cos 2x बता दीजिए। 1 माइनस cos 2x आपको पता है, 1 माइनस cos 2x क्या मैं लिख सकता हूं, 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम एलिमिनेट करेंगे तो 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर एक्स, तो दैट विल बी अंडर रूट 2 एंड sin, और x निकल कर आएगा और x √2 होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो चुका है, और sin x बाई x, दिस इज द लिमिट x अप्रोचिंग 0, व्हाट वी हैव, दिस इज द 1, दिस इज द 1, sin x बाई x, यदि बच्चों x अप्रोचिंग 0 है तो कंफर्म है उसका स्टैंडर्ड लिमिट है, दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट, दैट इज 1, और 1 इक्वल k, तो k विल बी 1, k विल बी 1, k 1 है, यस, प्लस का 1 आएगा ना कि -1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, गॉट इट, बहुत इजी सवाल है भाई, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो तो आप फटाक से फोड़ दोगे इस पेपर को, है ना। y इक्वल log sec e की पावर x स्क्वायर देन dy बाई dx, डेरिवेटिव तो पूछा है ना, डेरिवेटिव आता है ना आपको, डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, कुछ नहीं चेन रूल लगा देते हैं, तो dy बाई dx, दिस इज द log sec, log x का, पहले log x का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 1 बाई sec e टू द पावर x स्क्वायर। ओके, फिर अंदर यहां पर मैं गया इस ब्रैकेट्स के अंदर, तो sec e टू द पावर x स्क्वायर का, दैट इज sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, भाई sec x का होगा e की पावर x स्क्वायर, sec x 10x होता है, तो sec e टू द पावर x स्क्वायर एंड 10 e टू द पावर x स्क्वायर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट e टू द पावर x स्क्वायर, इसका भी तो होगा ना, तो बच्चों वही यहां से फिर से अगेन e टू द पावर x का e टू द पावर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर का, दैट विल बी 2x। जितने भी फंक्शन है हर फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, जब तक हम 1 नहीं लेकर आते हैं, लास्ट में 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो दिस पावर दिस कैंसिल आउट, ओके, व्हाट वी हैव 10 e टू द पावर x स्क्वायर, तो 2x e टू द पावर x स्क्वायर और 10 e टू द पावर x स्क्वायर, मैच कर लो भाई, इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, 2x है ना, है 2x e टू द पावर x स्क्वायर, यस सी ऑप्शंस नजर आ रहा है, सी ऑप्शंस है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, है ना, बहुत ही इजी सवाल थे, है ना, कर सकते हो आप, अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24 बेटा, y इक्वल e टू द पावर log sin इनवर्स, अच्छा देखो जरा गौर से,
आपको बस सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी, ई और log चल रहा है बेटा, और साइन इनवर्स x प्लस ई टू दी पावर log और कोस इनवर्स x चल रहा है। क्या मैंने कल बताया भाई, एक सवाल पे लिया है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है लॉगरिथमिक में। तो यहाँ सेम है, ई टू दी पावर बेस ई है, बेस ई है भाई, ये 1 हो गया। तो व्हाट वी हैव, y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और दिस इज द इक्वल व्हाट वी हैव, दैट इज पाई बाई 2। अरे साइन इनवर्स कोस इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता नहीं होता भाई, y इक्वल पाई बाई 2। इस फंक्शन का डिफरेंशिएटिव तो पूछा है इसने, इस फंक्शन का क्या पूछा है, नहीं 4 ऑप्शन, डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, दैट इज पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव दैट विल बी 0। तो dy by dx व्हाट वी हैव, दैट इज 0। ओके तो 0 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। dy by dx पाई बाई 2 नहीं होगा, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। यहां पर इस फंक्शन का वैल्यू हमें पाई बाई 2 मिल रहा है, y इक्वल, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट है 25, मैच द लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ओके यहाँ मैच द कॉलम वाला फिर से वही काम करेंगे हम, है ना, ऑप्शंस को देख लेंगे, शुरुआत के ए बी को देख लेंगे, बाकी का अपना आप ठीक हो जाएगा मामला। अच्छा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यदि आपको कुछ कठिन लगे तो जो इजी हो उसको सोल्व कर सकते हो। बट 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का यहाँ पर इंटीग्रल पूछा गया, सारे इंटीग्रल से पूछे गए सवाल, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले बेस्ड है, कुछ सब्स्टिट्यूट बेस्ड है बच्चों। इसका इंटीग्रल्स कैसे किया जाएगा, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकला, क्या यहाँ से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो। अच्छा रूट एक्स यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, तो बच्चों रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है, 1 बच जाएगा। ओके अब नाउ लेट कंसीडर रूट एक्स प्लस 1 को आप टी मान लो यार, रूट एक्स प्लस, है ना, क्योंकि 1 बाई रूट एक्स मैंने बना लिया सब्स्टिट्यूट। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होता है, देखते जाइए भाई गौर से, और 1 बाई रूट एक्स दैट विल बी 2 dt होगा, नहीं होगा, 2 dt होगा ना। तो बेटा इसको तो हमने t माना है, तो यहां से इस पावर को, इसको और dx को 2 dt रख लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, 1 बाई, और इसको t माना है, तो 2 ln t हो गया है, प्लस t लगा देंगे, ठीक है। और t की जगह क्या रख दोगे, हमने क्या माना है, t रूट एक्स प्लस 1। तो पहले का आंसर मुझे मैच हो रहा है भाई, इसका जो मैच होगा 2 ln रूट एक्स प्लस 1। बताओ, अच्छा ए थर्ड से कनेक्ट हो गया, ए किससे कनेक्ट हो गया, थर्ड से, ये तो पता लग गया मेरे को, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लो, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन गायब करो, फर्स्ट ऑप्शन हटा दो, डी भी हटा दीजिए, व्हाट वी हैव रिमेनिंग, दैट इज ए और सी। ए और सी में से आंसर होगा, सॉरी बी और सी में से, बी में ए थर्ड से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर भी सी थर्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो बी और सी में से आंसर होगा। लेकिन हमें बी को चेक, नेक्स्ट वाला चेक कर लो, ई टू द पावर log, देखो ई और यहाँ दिया बेटा रूट एक्स बाई एक्स। अच्छा इसका वैल्यू अभी जस्ट बताया 1 हो गया, तो रूट एक्स बाई एक्स बचेगा, और रूट एक्स बाई एक्स दैट इज 1 बाई रूट एक्स, और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट यार 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स होता है बच्चों भाई, 2 अंडर रूट, दैट मींस बी किससे कनेक्ट हो गया, फर्स्ट से, तो बी फर्स्ट से हो गया, जरा देखो भाई, अच्छा मैंने बोला बी और सी में से होगा, अच्छा बी में से, यस सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, आंख बंद करके लगा दीजिए, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आगे आप चेक भी कर सकते हो, वो मैच हो जाएगा, क्योंकि और में तो मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ टाइम बच गया, हमें 2 की सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां एग्जाम के दौरान भी रखना है, वहां कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होगा। इंटीग्रल से चैप्टर आप करोगे तो इस तरह के बेसिक्स, ये बेसिक्स वाले हैं यार, है ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ सब्स्टिट्यूट वाले हैं। तो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की उसमें से आप सोल्व करके जाइए, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, सेकंड वाली एक्सरसाइज जो सब्स्टिट्यूट पे बेस्ड है उनको जरूर सोल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट 26 पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन दिस वन। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो डायरेक्ट पूछा है, दिस इज द ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ जो दिया हुआ है एक जनरल सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, a cos x प्लस b sin x, राइट। अब बेटा देखो यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। अच्छा जिसके सॉल्यूशन में दो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही उसके ऑर्डर बनेगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी ऑप्शंस करेक्ट ही है, सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके आगे बढ़े, ठीक है, इस तरह के सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डी बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों इस तरह का सवाल डी बाई डी एक्स, और यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रल्स बिटवीन 0 to 2 है, एफ ऑफ साइन 2x एन डी एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ 2a और यहाँ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स एफ साइन 2x। बच्चों इसमें यदि लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, लेबनिज रूल, तो लेबनिज रूल ने क्या बोला है भाई, इसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव होगा तो 0 आ रहा है इसमें, तो कंप्लीट इस तरह में देखो
इसका डिफरेंशिएट, पहले इसका आप इंटीग्रल कर दिया, उसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो फाइनली यहाँ कांस्टेंट बनने वाला, कांस्टेंट बनेगा तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे को, है ना, दिमाग लगाया क्या? अरे बच्चों यार या कुछ भी हो, नहीं आता आपको डेरिवेटिव मान लो, लेकिन दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के बात कर रहा है और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो भाई ये तो सबको पता है ना, एक डेफिनेट आंसर आने वाला है, एक नंबर के फॉर्म में आएगा, वेरिएबल नहीं बचेगा, वेरिएबल नहीं बचेगा तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट विल बी 0 होगा, कांस्टेंट टर्म बन गई ना, कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में 0 होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। ओके, बड़े बड़े आसान आसान सवाल पूछे गए यार, देखो सारे सवाल किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। 10x sec x माइनस 10x, अब इसका इंटीग्रल, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी में है, बुक में दिया हुआ है बच्चों, इसका इंटीग्रल्स करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो यार, हाँ, तो 10x और sec x, ठीक है, और dx, और दिस इज द 10x और ये 10x 10 स्क्वायर x, करेक्ट है, ओके, ये फॉर्म बनेगी, अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों 10x sec x दिया हुआ है, क्या इसका आप डायरेक्ट जानते हो, इसका sec x होता है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्म, क्योंकि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रल वी डोंट नो, बट sec स्क्वायर x माइनस 1 दिस इज अ आइडेंटिटी। अब sec x माइनस दिस इज sec स्क्वायर x का क्या हो गया, 10x हो गया, माइनस x और प्लस c कर दोगे, तो यहां से sec x माइनस 10x और माइनस, ऐसा कोई ऑप्शन है जरा देख लेते हैं भाई। ओके, बाहर माइनस चल रहा है तो प्लस का हो जाएगा, तो sec x माइनस 10x प्लस, ठीक है, माइनस c का मतलब वो कांस्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलने दो, sec फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है 29, द cos अल्फा cos 2 बीटा cos, अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन से यार, थर्ड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से पूछा गया बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स ए, द वैल्यू ऑफ दिस वन, अच्छा ये बताए ना, मैंने वहां पर आपको क्या दिया हुआ, देखो गोट से, अच्छा आपको पता है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ओके भाई सभी जानते हैं। अच्छा इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दिस इज ऑल्सो इक्वल 1। अब बच्चों इसको cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा में चेंज करना है। अच्छा ये आपको फॉर्मूला पता है cos अल्फा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, ओके, इसको लिखोगे 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2 गामा बाई 2 इक्वल 1 होगा, राइट। अब यहां से भाई क्या क्या चीज आ गई, अच्छा इसको चेंज कर ले, ये कितना हुआ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा का वैल्यू निकालना है, तो 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया है ना, 1/2 को तो कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया भाई, उधर कितना हो गया 2 हो गया, और 1 1 1 1 3 3 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो मेरे पास डी ऑप्शन आ गया। गौर से देखो भाई कितना आसान सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल बड़े ही आपके पसंद वाले सवाल हैं ये, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना, इस तरह के आप एनसीईआरटी को अच्छी खासी तरह से कर जाना, ओके, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा अभी, है ना। नेक्स्ट, दिस इज द वैल्यू, ये वेक्टर ये डायरेक्ट बुक में दिया हुआ इस तरह का, है ना, आई और जे क्रॉस, ये देखो भाई, और यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर ये ध्यान रखना है बच्चों, है ना, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आई और जे और के है, ठीक है, तो आई डॉट आई जे क्रॉस, तो जे क्रॉस के तो आई मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, जे डिस आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा पूछा जा रहा है तो माइनस का जे होगा, ठीक है, और ये प्लस के और ये हो जाएगा आई और जे, तो आई और जे तो सिंपल सा के आ जाएगा के, तो बेटा यहां से हो गया 1, ये -1 +1, दिस वैल्यू कैंसिल आउट, ओनली 1, प्लस का 1 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर और भी चेंज किया जा सकता है, बट ये साइक्लिक ऑर्डर आपको ध्यान है तो यू कैन डू इजीली। नेक्स्ट 31, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, दिस इज द एलपीपी, है ना, एलपीपी चैप्टर्स पूछा क्या, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन, दिस इज द एलपीपी 2 0 7 0 4 5 और 0 3, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव द डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, ये इस तरह का पूछा गया बच्चों, इस तरह का सवाल एक सीबीएसई में पूछा गया था इस बार, ओके, उसी तरह का सिमिलर वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, तो हम वैल्यू तो निकाले ना, जेड क्या दिया हुआ है 2x + 3y, अब पॉइंट जो दिए हुए हैं हम एक एक पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, तो भाई 2,0 पर सबसे पहले यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो 2x की जगह 2 रखना है, ठीक है, ये 4 हो चुका है, और यहाँ पर 7,0 पर रखेंगे तो यह 14 हो चुका है, ठीक है, और 4,5 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके, 4, मतलब ये 8 और ये 15 और 8 कितना हो गया भाई
23 हो गया, ठीक है, 15 और 8 23, और ये हो गया 0,3 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 9, ओके 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा है, दिस इज द मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कितना है भाई, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिनिमम, ओके। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 23 माइनस 4 ही तो करना है, और 23 माइनस 4 दैट इज 19, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। इस तरह का सवाल आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से सोल्व करना है, ओके। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स हुज एडजेसेंट साइड आर दिस वन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया है और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड दी हुई है, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो दोनों की एडजेसेंट साइड हमें पता है, ठीक है, सॉरी, तो यहां से हो जाएगा i प्लस के दिया हुआ ये, और दिस इज द 2ik प्लस jk प्लस k दिया हुआ है। तो इसका तो फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ नहीं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, कैन यू फाइंड आउट दिस वन, तो a क्रॉस b तो फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर रख देंगे, तो a क्रॉस b आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से, तो a क्रॉस b दैट इज द a क्रॉस b का मतलब ये हुआ है यहाँ पर भाई, ये i कैप j कैप और k कैप तो लिखोगे, फर्स्ट का 1 है, ये 0 हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया 1 हो गया, इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करेंगे तो बेटा इस तरह सोल्व किया जाता है, ये 0 माइनस 1 लिख लिया है, माइनस जे कैप, इसको हटा दो 1 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस का के कैप, ठीक है, इसको हटा दीजिए 1 माइनस 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से माइनस का आई कैप आ चुका है, और यह माइनस करेंगे तो प्लस का जे कैप हो चुका है बच्चों, और यहाँ से के कैप मिल गया है, और दिस इज द पार्ट ऑफ दिस वन, ओके। तो यहाँ फाइनली यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड निकालने का 1 का इसको माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया है, ये 1 हो गया 1, तो दिस इज द √3, तो व्हाट वी हैव ओनली √3, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी √3, डी ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर, डी ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, यस नेक्स्ट वाला पूछा है, दिस इज द, ये देखो डायरेक्ट सेम दिया हुआ है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में बच्चों भाई, है ना, x, और ये दिस वाज यूनिट वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा यूनिट वेक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है तो यूनिट ये एक तरह से यूं लिख लो यार, क्या दिक्कत है इसमें। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो 1 निकाला जा सकता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 मिलेगा, और बेटा ये 3x स्क्वायर से जाना जाता है, और 3x स्क्वायर दैट विल बी x, और √3 बच जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, x विल बी 1/√3, तो x विल बी 1/√3, प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा 101%, x का तो वैल्यू पूछा है ना, देन वैल्यू ऑफ x, तो प्लस माइनस √3 पे चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दिस वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लाइन, तो इस तरह को देखो, दो लाइंस दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, ओके, तो आप एक जनरल पॉइंट निकाल लो, ठीक है, जनरल पॉइंट का मतलब भैया लाइन पर कोई एक जनरल पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, अब इसको बेटा लेमडा के इक्वल कर लो, ठीक है, और इसको म्यू को इक्वल कर लो, इस तरह से निकाला जाता है ना। तो हाँ यहाँ से पॉइंट किया जाएगा, 2 को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, y इक्वल 3 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, और z इक्वल 4 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन के पॉइंट है, और इस पे भी जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल 5 म्यू प्लस 4 हो चुका है, y इक्वल मेरे को मिल जाएगा भाई यहाँ से 2 म्यू और प्लस 1 आ जाएगा, और z इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू के इक्वल आ गया है। तो कह रही हूँ यहाँ से देखो, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा ये एक कॉमन पॉइंट होगा, क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे बोला जाता है। अब ये दोनों लाइंस का यहाँ अलग अलग पॉइंट्स आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कंपेयर करेंगे तो x बराबर x के बराबर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से एक इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी, यदि दोनों इक्वल्स कर ले तो इक्वेशंस क्या आ जाएगी, 2 लेमडा माइनस, इसको इधर लेकर आ जाएंगे और 1 को इधर भेज देंगे 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को भी इक्वल कर लो भाई, यहाँ से इक्वल कर लेंगे तो 3 लेमडा माइनस 2 म्यू, और ये -1 हो गया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से भी इक्वल कर लेंगे, अच्छा म्यू यहाँ से तो 4 लेमडा माइनस म्यू हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब आपको किन्हीं दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है, लेमडा और म्यू का वैल्यू, लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लेना बच्चों, लेमडा म्यू का वैल्यू यहाँ से जो भी आए, ठीक है, लेमडा एंड म्यू इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो लेमडा म्यू का आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन सोल्व कर ली, वो थर्ड वाली इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे वही इसका आंसर मिल जाएगा, समझ में आई चीज, वही इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है चीज। तो यहां पर जो आंसर मिलेगा आपको -1 -1 -1 आ जाएगा, ओके, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा।
क्लियर चीज। 3D वाले चैप्टर में आपको ये वाला सवाल इस तरह का दिया हुआ है, कर जाएगा, हो जाएगा ना आपको, ठीक है। यहाँ से लेमडा म्यू का वैल्यू सेटिस्फाई करो, जो सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 4, 5 एंड द पॉइंट वेयर द लाइन, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट, अच्छा, पॉइंट वेयर द लाइन, अब लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मिड द प्लेन, ये प्लेन है यार, प्लेस नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप इस तरह के सवाल को किस तरह से करोगे, आपको ध्यान होना चाहिए भाई, प्लेन जब यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको पता है ना, जब लाइन इंटरसेक्ट तो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर दो। क्या, कैन यू फाइंड द जनरल पॉइंट, इस पर एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इस पर जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ भाई x माइनस 3/1, अभी जस्ट सवाल किया उसी तरह का कुछ है बेटा, इसको लेमडा कंसीडर कर लो, ठीक है। तो x विल बी लेमडा प्लस 3 हो चुका है, y विल बी 2 लेमडा प्लस 4 हो चुका है, यहां से z इक्वल, अरे तू क्यों बंद हो जाता है भाई, z इक्वल 2 लेमडा प्लस 5 हो चुका है, दिस इज द जनरल पॉइंट। अब ये जनरल पॉइंट किसके ऊपर आके, प्लेन के ऊपर, बिकॉज ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, और प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिस वन। और बच्चों ये जो जनरल पॉइंट आए हैं ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये प्लेन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दिमाग लगाओ भाई, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, तो हम क्या कर लेंगे, ये वैल्यूज प्लेन के ऊपर रख देंगे, मतलब यहां से पास कर देंगे और लेमडा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बेटा यहां पर ये सारे पॉइंट्स रखने, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17 दिया हुआ है, तो x की जगह ये वैल्यू रखना, y की जगह रखना, तो लेमडा का वैल्यू यहां से सोल्व करके निकालना, और लेमडा का वैल्यू निकल, लेमडा प्लस 3 रख दो, 2 लेमडा प्लस 4 हो जाएगा, तो लेमडा ये कितना हो गया भाई, 5 लेमडा, और ये 9 और 9 3 12 हो गया, उधर हो जाएगा 17 5, ठीक है। अच्छा, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई लेमडा की भाई, 1 वैल्यू आ गई, लेमडा कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, लेमडा 1 आ गया तो आप पॉइंट निकाल लोगे, ये पॉइंट निकाल लोगे, तो लेमडा यहां से कितना, यहाँ 1 रख दिया तो ये 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 रख दिया तो ये 6 हो चुका है, यहाँ पर 1 रख दिया तो 7 हो चुका है, ठीक है, तो 4 6 7 पॉइंट आ चुका है, और एक अनदर पॉइंट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 4 और 5, दोनों के बीच के डिस्टेंस से तो पूछिए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहां से सोल्व करूंगा 4 माइनस 3, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, और यहां से सोल्व करूंगा 6 माइनस यानी 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर, और 7 माइनस 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बेटा यहां से कितना आ गया, 3 आ गया, कंप्लीट कितना मिल गया मेरे को, 3 अंडर रूट 9 दैट इज 3। तो डिस्टेंस बिटवीन, हमें एक दूसरे पॉइंट्स की नीड थी, दूसरा पॉइंट्स निकाल लिया, और पहला पॉइंट्स पहले से दिया हुआ था, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, 3D वाला चैप्टर थोड़ा इमेजिनेशन वाला है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा, भाई लाइन यहां से पास हो रही है या प्लेन के ऊपर लाइन है, तो 3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ओके, समझते हुए चलना है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, if events A and B are independent then identify the correct statement। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, रीड आउट ही करना है, सॉल्यूशन तो है नहीं इसका। A and B must be mutually exclusive। अच्छा बच्चों देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा था, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाले में, जब इंडिपेंडेंट हो तो ये म्यूचुअली, ये तो रॉन्ग हो गया भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, बोथ आर डिफरेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोथ आर डिफरेंट है। द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग भैया, इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं, सी पर चलता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला रूल तो बहुत ही रटवाया था, है ना, रट रहा होगा ना आपके, भाई इनका इंटरसेक्शन यदि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आता है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यदि बच्चों ए और बी पहले से इंडिपेंडेंट है, तो आपको भाई उसका ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, या फिर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपस में म्यूचुअली क्या होंगे भाई, इंडिपेंडेंट होंगे कंफर्म, यदि ऑलरेडी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट जरूर आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली डी यहां करेक्ट है और सी भी यहां पर करेक्ट है, तो डी और सी मतलब सी और डी एंड सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर, ओके, सी ऑप्शंस यहां पर राइट होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, the equation of plane passing through the point 0 7 minus 7 and containing the line this one। दिमाग में सोचना है, इमेजिनेशन करना है। यहां पर क्या बोला है भाई, क्वेश्चन में बोला है, बहुत ही सिंपल है, यदि आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अच्छा यहां से पॉइंट पास हो रहा है, अब जरा दिमाग लगाओ, पॉइंट ये है, इक्वेशन, ठीक है, सबसे पहले यदि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन बना लो, तो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आपको पॉइंट पता है भाई,
x माइनस x1, ठीक है, x1 मतलब ये 0 हो चुका है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। b y माइनस y1 तो y माइनस 7 लिख लूंगा, प्लस c z माइनस ये प्लस का 7 हो गया, दिस इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। अभी जो प्लेन मिला, ये प्लेन मिला भाई, प्लेन मिला, इसका इक्वेशन कंटेनिंग द लाइन, इसके ऊपर एक लाइन लाई कर रही है, ठीक है, एक लाइन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यदि ये कंटेनिंग लाइन है तो दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, ठीक है, आपको पता है ना, कोई लाइन इसके ऊपर है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर गुजर रही है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली व्हाट कैन आई राइट, तो दिस इज द, इसका कितना है -3, और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कितना a है तो a लिख लेंगे, ठीक है। इसका कितना है 2 है तो इसका b है। इसका कितना है 1 इंटू सी, सी लिख लेंगे, दैट विल बी 0 हो जाएगा। ये पता है ना रूल, परपेंडिकुलर रूल का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दैट विल बी 0 होता है, करेक्ट है चीज। तो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके डायरेक्शन, लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों, -3, 2 और 1 है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो कितना, a है, b है और c है, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी 0 होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनेंगे। एक तो ये कंडीशंस बनी। सेकंड कंडीशंस क्या होगी, अब बच्चों दिमाग लगाना, अब ये लाइन कंटेन कर रहा है प्लेन, तो 1 यहां से एक पॉइंट आएगा -1 और ये 3 हो जाएगा और ये -2, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट भी, ठीक है। तो यहां से हम x y और z की जगह पॉइंट पास कर देंगे। जब पॉइंट पास करेंगे तो व्हाट वी हैव, हमें इक्वेशन मिल जाएगी -4 है, माइनस यहां से आ जाएगा -4 है, नहीं ये a बनेगा ना, सिंपल -a बनेगा, तो -a, ओके, और माइनस का 4b प्लस 5c इक्वल 0, यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू आप पुट करते जाइए। जब वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमें a b c का वैल्यू निकाल, बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा गया है, कौन सा यहाँ बनेगा। अब बेटा ये दो आए ना, दो यहाँ पर, 3 तो अननोन है लेकिन 2 इक्वेशन है। इस तरह के इक्वेशन पे एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, टेक्निक क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a ये लिख लीजिए इक्वल b बाई समथिंग c बाई, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। a b c का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली चीज को हाइड कर लो, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 10 हो गया, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 14, ठीक है। इसी तरह b इसको हाइड कर लेंगे, -3 को 5 से कर देंगे, यहाँ से 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 को इससे कर देंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो माइनस का 14 मिला मेरे को, और दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम -14, ठीक है। अब -14 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो -1 मिल जाएगा, तो डेफिनेटली a इक्वल यहाँ पर 1 आ जाएगा, b इक्वल कितना 1 हो गया, c इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ से कंपेयर किया जा सकता है बेटा, क्योंकि ये किसके रेशियो बराबर चल रहा है, तो लेमडा के इक्वल होंगे, तो a का वैल्यू कितना होगा, लेमडा होगी, b का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a b c का वैल्यू 1 1 हो रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ 1 1 1 1 रख दोगे, तो फाइनली जो बनेगी इक्वेशंस, फाइनली यहाँ पर रख दें, इसे सोल्व कर लेंगे तो कैंसिल आउट होकर, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सवाल का 3D वाला पार्ट है भाई, ये प्लेन यहां से पास हो रहा था तो इक्वेशन बना ली हमने, और कंटेनिंग द लाइन, ये कंटेन कर रहा था लाइन को, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो है और उसके जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है उनका प्रोडक्ट 0 मिलेगा, और ऑल्सो इट कंटेन द पॉइंट -1 3 और -2, इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 फॉर्म बना ली, यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, उसको वैल्यू कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। एबीसी का वैल्यू है तो बेटा फाइनली यहाँ रख देंगे, कहाँ पर ए, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, a और b आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद p ऑफ a 3/5 है और p ऑफ b 4/9 है, देन p ऑफ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से बच्चों में ये सवाल में p ऑफ, ये तो पूछा है ना, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो वी हैव एड s इनटू p p डैश, क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें p ऑफ a और p ऑफ b पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या इसको 1 में से माइनस करके यहां पर निकाल सकता हूं p ऑफ a डैश, बिल्कुल जी। 1 में से माइनस करो 5 - 3 यानी कि 2/5 हो जाएगा, इसको भी 1 में से माइनस कर लोगे तो 5/9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी हैव 2/9, तो 2/9 आ जाएगा। तो डी ऑप्शंस में लिखा हुआ बिल्कुल डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट, 38 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हुआ। तो ये डायरेक्ट देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर देखो 2 सवाल पूछे गए हैं ना, एक इससे पहले पूछा गया फिर से पूछ लिया है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, कंडीशनल प्रॉपर्टी पर आपको सवाल याद होना चाहिए किस तरह से पूछे जा सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया जरा रीड आउट करो बच्चों, इसको क्या लिखा हुआ केयरफुली हम इस तरह के क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है लाइन दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये लाइन दिया हुआ है ओके, और परपेंडिकुलर टू ए प्लेन P which passing through the point 439 if the mirror image of point S on the line in the given plane is 231 the coordinate of point S dash, कोऑर्डिनेट S के पूछा। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा देखो, एक प्लेन दिया हुआ है, मान लेते हैं एक प्लेन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द प्लेन और मिरर इमेज, यहां पर कोई पॉइंट दिया हुआ बच्चों, ठीक है एस, और उसका एक यहां पर इमेज बनेगा, दिस इज द एस डैश, इसको मैं एस डैश बोल देता हूं, है ना, मिरर प्लेन के अंदर ये लाइन कंडीशन दी हुई है। अब इस तरह से दिया हुआ है तो यहां पर एक मिड पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द एक पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा, एक पॉइंट तो हमें पता है, कौन सा पॉइंट पता है, हमें पता है भाई यहां पर दिस इज द 2 3 1 ओके। अब देखो इमेज का पॉइंट पता है 2 3 1, हमें एस का पॉइंट पूछा है, यदि मैं मिड पॉइंट निकाल लूं तो एस मिल जाएगा मेरे को, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लो अल्फा बीटा और गामा मान लो ओके। और प्लेन का इक्वेशन यहां पर नहीं पता तो लाइन का इक्वेशन पता है दिस वन, तो लाइन का इक्वेशन पता है तो हम एक प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हाट विल बी हियर, तो बेटा वही जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए, क्योंकि प्लेन किससे पास हो रहा है 439 से, तो ए यहां से आ जाएगा x माइनस 4 बी y माइनस 3 और प्लस सी जेड माइनस 9, ठीक है, इक्वल 0, ये बात हुई। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, तो नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या होंगे बच्चों, यदि यहां करें तो 1 और 2 और -1 बोल दें, क्योंकि लाइन क्या है 1 2 -1 है ना, इस परपेंडिकुलर प्लेन, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल ही कोई लाइन होगी जिसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1 क्या है, लाइन के पैरेलल लाइन के, और पैरेलल लाइंस क्या होगी ऑल्सो परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आपको पता है ना, तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, उसी के डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं वो, तो 1 2 -1 इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो ए बी सी की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, जब ए बी सी की वैल्यू रखूंगा तो मुझे एक इक्वेशन यहां से जनरेट हो जाएगी, ए की जगह 1 रख दो तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, दैट इज एक्स यहां प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन मिल जाएगी। आपने क्या किया, ये डायरेक्शन रेशियो ए बी सी की जगह रख दिए, ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे को मिल गई, दिस इज द प्लेन का इक्वेशन मिला है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। नाउ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, अब प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहां से, नाउ जनरल पॉइंट, अब जनरल पॉइंट कैसे पता चलेगा भाई, आप यहां से लेमडा इक्वल करके निकाल लो एक्स वाई जेड का वैल्यू, जब यहां से वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास पॉइंट मिलेंगे, लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहां से, दूसरा वाला पॉइंट 2 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, एक माइनस लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज द जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट मिल गया ओके। अब ये जनरल पॉइंट प्लेन के ऊपर है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से इसे गुजारो, लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, ये तो तरीका है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन का इक्वेशन हमने निकाल लिया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस पे गुजार दीजिए भाई, इसे गुजारेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 प्लस 4 लेमडा प्लस 6 हो जाएगा, और यहां से माइनस लेमडा और ये प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल 0, इसे सोल्व कर लेंगे तो लेमडा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा बेटा, यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ओके, ठीक है, लेमडा विल बी 1, लेमडा 1 आ चुका है तो क्या हमें पॉइंट जनरल पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर 1 रख देंगे, एक जनरल पॉइंट मिल जाएगा, तो जनरल पॉइंट क्या मिल जाएगा भाई, यहां से यदि मैं बात करूं तो लेमडा की जगह 1 रख दिया है, तो यहां से कितना हो गया 3 और 1 रख दिया तो ये 5 हो चुका है भाई, और ये 0 हो चुका है, करेक्ट है, तो 350 हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है, और दिस इज द कॉल्ड द पॉइंट मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट हुआ है ये प्लेन के ऊपर ही है, तो दिस इज द 350। अच्छा ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल समझ में आ गया है। अब बच्चों आपको पता है यहाँ जो पॉइंट है उसकी इमेज बनेगी तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लास्ट वाला इमेज का पॉइंट दिया हुआ है, क्या इस पॉइंट को नहीं निकाल सकते, यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम एस अल्फा बीटा गामा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां से ये अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, उसको 3 के इक्वल करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा ओके, बीटा प्लस 3/2 करेंगे, उसको 5 के बराबर करेंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू मेरे को 7 मिल जाएगा ओके, और यहाँ से यदि मैं गामा प्लस 1/2 करूंगा, उसको 0 के इक्वल करूंगा तो गामा के इक्वल मेरे को अच्छा -1 मिल जाएगा, तो पॉइंट मेरे को 4 7 और -1 मिल रहा है, 4 7 -1 दैट इज द डी करेक्ट हो गया,
डी ऑप्शंस में बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो 4 7 -1, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब इस तरह के जो सवाल दिए हुए हैं बेटा, इस तरह के सवाल आपको एनसीईआरटी में गिने चुने ही दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के सवाल पूछे गए है ना। लास्ट ईयर के पेपर उठा लेना, 19 20 18 वाला 17 वाला, उसमें इस तरह के सवाल दिए इमेज पॉइंट वाले। देखो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन सवाल कुछ कैलकुलेशन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोल्व करना बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। यस, 40 a biased die is the thrown once x denote the number of appearing and it have the probability distributions। probability distribution वैल्यू, अच्छा इस तरह का सवाल पहली बार आया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज पूछी गई है। ये आपको टेबल दी हुई है, ओके, और ये k ग्रेटर देन 0 देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए A B C D, आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, आपको क्या निकालना है, ओके, A B C D सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है थोड़ा बहुत, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आप क्या करो, x बराबर 3 पर निकाल लो। सबसे पहले इन सबका सम, आपको पता है इन सबका सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, तो k का वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा, फिर सारी प्रॉपर्टी आपको 1 बाय 1 निकल कर आ जाएगी। तो k का वैल्यू निकाल सकते हो भाई, तो यहां से देखो k का वैल्यू जब निकालोगे सबको ऐड कर लोगे, k प्लस k बाई 2 प्लस 2k। अच्छा, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक क्या बनेगी यहाँ पर, 8k स्क्वायर माइनस k इक्वल 0 हो जाएगा, और k कॉमन ले लो भाई, 8k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 0, तो k इक्वल 0 है और k इक्वल 1/8 होगा। बट दिस इज नॉट द पॉसिबल, k इक्वल 0, k ग्रेटर देन 0 बोला है, तो यहाँ से 1/8 कंसिडर करेंगे। 1/8 आ गया तो p ऑफ x तरीके में थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेटर पार्ट है। तो x बराबर 3 के लिए आपको वैल्यू निकालना है, 3 पर कितना दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी 2k दिया हुआ, तो 2 इंटू 1/8 कर लोगे बच्चों, तो ये 1/4 आ गया। तो इस फर्स्ट का तो 1/4 आ रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से x लेस देन 2 के लिए, इसके अंदर x लेस देन 2 का मतलब हो गया 2 भी इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है, तो p ऑफ यहाँ पर k प्लस k बाई 2 के लिए बात करेंगे, इसके लिए निकालो k का वैल्यू आ जाएगा। धीरे भाई सबकी वैल्यू निकालोगे, तो मैं तो आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा सी ऑप्शन। चेक करके देखिएगा, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, इसी तरह सारे सी के वैल्यू निकालेंगे, डी के x इक्वल 4 के लिए निकालेंगे, ई के लिए निकालेंगे। करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जब वैल्यू आप कंपेयर कर लोगे कौन सा बड़ा वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से जो 41 से जो सवाल दिए गए थे वो केस स्टडी वाले सवाल दिए हुए हैं। केस स्टडी का मतलब आपको कुछ थ्योरी दिया जाएगा, उस पर बेस्ट कुछ 5 सवाल होंगे, 5 सवाल। ठीक है, इसी तरह का इस साल भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो केस स्टडी सवाल दिए, जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने ये पाया है ये सवाल जो मिला है सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर, सीबीएसई ने लास्ट ईयर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, जो रिलीज किए हैं, उन्हीं में से ये सवाल दिए गए हैं। तो आई रिकमेंड आपको वो सवाल तो अच्छे खासे करके ही जाना है, केस स्टडी वाले सवाल प्लीज सेम एज इट इज छाप के दिए। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पर बेस्ड सवाल बहुत ही सिंपल वाला है। इन ए स्कूल ऑडिटोरियम वाज द फर्स्ट कल्चरल एक्टिविटी, द शेप ऑफ द फ्लोर ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगुलर विद डायमेंशन x एंड y, x ग्रेटर देन y, हैज फिक्स्ड पैरामीटर, ये पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्वर्शन गिव द आंसर। इफ x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा है, 4 ऑप्शन से यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर रीजन में रेक्टेंगल ही होता है। अब बेटा ये x है और ये y है, और यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है, दिस इज द पेरीमीटर, p यहाँ पर पेरीमीटर है ना। अब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर तो बच्चा बच्चा जानता है, 6 क्लास से पढ़ता आ रहा है, तो उसको कितना सा ऑप्शन है भाई, पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। पेरीमीटर ही तो बोला है ना, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब यही थ्योरी चल रही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ सवाल जरूर चेंज हुआ है। अब ये लिंक होंगे आपस में, ठीक है, जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसी थ्योरी पर नेक्स्ट वाला सवाल पूछा गया, थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। द एरिया ऑफ द फ्लोर एज ए फंक्शन ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस। अब फ्लोर का एरिया, फ्लोर किस शेप में था भाई, रेक्टेंगुलर में था, फ्लोर रेक्टेंगुलर में, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है भाई, एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और लेंथ यानी कि x इंटू वाई की बात हुई थी यहाँ पर। अब बच्चों x इंटू वाई है, लेकिन इस तरह का कोई नहीं, यहाँ पेरीमीटर के फॉर्म में आंसर लेकर आ रहा है, बिकॉज अभी हमने देखा p इक्वल्स टू 2x और 2y था, तो यहाँ से या तो अच्छा x के फॉर्म में ला रहा है तो y का वैल्यू निकाल लो, है ना।
तो p माइनस 2x/2 कर दोगे, दिस इज द y, और y का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ p। तो ये हो गया x इंटू, और दिस इज द y, दिस इज द y, p माइनस 2x/2। ओके, तो आप चेक कर लो भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो px माइनस 2x² इस तरह का कोई ऑप्शन है तो चेक करो, px माइनस 2x² 2, दिस इज द सी ऑप्शन। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी में भी आपको आंसर लेकर आने हैं, ठीक है, ये लिंक होंगे आपस में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी थ्योरी पर पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एरिया ऑफ फ्लोर ऑडिटोरियम इज मैक्सिमम। ऑडिटोरियम का एरिया मैक्सिमम पूछा गया है, तो आप यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम प्रूव करना है एरिया को, तो एरिया का हमारे पास फंक्शन आ चुका है, ये फंक्शन काम में आएगा। अब ये फंक्शन आ चुका px माइनस 2x², तो इसको क्या करेंगे, ये एरिया का फंक्शन px माइनस 2x²/2, ये बेटा, ठीक है। ओके, अब इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो बेटा ये फंक्शन हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 तो कांस्टेंट आ गया है, ये p माइनस 4x हो चुका है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, वही मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड वाला। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां से इक्वल करूंगा तो दिस विल बी p इक्वल 4x या x इक्वल p/4, व्हाट वी हैव p/4। अब p/4 पर कंफर्म है, ये मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा है p/4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करोगे तो यू विल गेट फाइंड दिस x इक्वल p/4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस पर बेस्ड है। यहां पूछा है वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एरिया फ्लोर ऑडिटोरियम मैक्स, मैक्सिमम हो चुका है ना, मैक्सिमम किस पे हो चुका था, x इक्वल p/4 पर हो चुका था। अब ये y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमने अभी देखा यहां से y का वैल्यू ये आया, y इक्वल p माइनस 2x/2, तो y इक्वल यहाँ पर x की जगह रख दो ना, तो x जगह क्या रख दूंगा भाई, 2 इंटू ये p/4 रखूंगा, है ना, और ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, p/2, p माइनस p/2, p/2 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम कम p/4, तो दिस इज द p/4, तो y का वैल्यू p/4 में हमें मिल जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आए ना, x का वैल्यू आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, वो पॉइंट कहाँ रखना है, उसके अंदर रखना होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू भी मेरे को p/4 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। मैक्सिमम ऑफ एरिया, लास्ट वाला पूछा है इसमें, मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो भाई a इक्वल क्या था, x इंटू वाई था, x किस पर आ रहा था, p/4 पर, ये भी p/4 पर, तो p² इक्वल 16, दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया, तो p² अपॉन 16 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर p² 16 कहां पर भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला है, अच्छा ये 5 सवाल हो गए, अब ये नेक्स्ट वाला केस स्टडी है ना, नेक्स्ट वाला केस स्टडी वाला, अब ये देखो ये भी किस टाइप से पूछा गया है, इसके अंदर 5 सवाल है। अब बच्चों ध्यान दो, पहले रीड आउट करो, केयरफुली रीड करो, और बहुत ही छोटा छोटा है, इसमें कोई ज्यादा लगने वाला नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के सवाल है ना। लिखा हुआ क्या है यहां पर, देखो क्या लिखा हुआ है, A ball is thrown upward from the plane of the ground. Suppose the plane surface from which the ball is drawn. अच्छा, thrown a constant of point. अच्छा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये प्लेन दिया हुआ, इस प्लेन पर 3 पॉइंट दिए हुए, लिखा हुआ A102, 3 - 11 और C121, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बॉल इज टेक्स D, D यहां पर बना हुआ है, दिस इज द D पॉइंट, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3, 1 दिया हुआ, ये सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट पर, as shown in the figure. Using this information, answer the following. फर्स्ट सवाल जो पूछा गया, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी से निकलने वाले प्लेन का इक्वेशन पूछा है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन जस्ट आपने एनसीईआरटी पढ़ा है वैसे निकाल सकते हो, बिकॉज यदि आपको ऐसा नहीं आता तो 1 पॉइंट से पास कर लो, जब 1 पॉइंट से पास करेंगे तो उसका इक्वेशन अभी देखा हमने, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल 0 होता है। बेटा एक पॉइंट, यदि हमें a पॉइंट मान लो कि a पॉइंट से कंसीडर करें, दिस इज द 102, इससे पास करा दो x1 y1 z1 की जगह पॉइंट रखना होता है, तो मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, ax माइनस 1 प्लस by हो जाएगा और c z माइनस 2 हो जाएगा इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये एक पॉइंट से पास हो रही है। अब ये प्लेन का इक्वेशन मिला ये वाला, और बच्चों यही प्लेन से 2 पॉइंट्स भी लाई कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, डेफिनेटली ये दोनों रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x, y और z की जगह आप रख सकते हो, इसको रख लेंगे तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ए बी सी हमें नहीं पता, तो यहां से मैं दूसरा पॉइंट रखूंगा b वाला, इससे गुजारूंगा तो मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी 2a माइनस b माइनस सी इक्वल 0, ये वाला मिलेगा।
है ना, उसमें रखकर देखोगे। सी वाला अगेन ये पॉइंट इसमें रख के देखूंगा तो मुझे एबीसी के फॉर्म में एक और इक्वेशन मिलेगी, 2b माइनस सी इक्वल 0 हो जाएगा, ए तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये दो चीजें, यहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, एबीसी का वैल्यू निकालोगे तो कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। यहां से सोल्व किया तो a/3 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा और यहाँ पर c/4 हो जाएगा। करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करना है, a/3 b/2 और c/4। 3 2 4 मिल गया है, a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, जैसे हम कंपेयर करते हैं लेमड़ा के बराबर करके। तो a b c की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3 2 और 4 रख दूंगा, तो इक्वेशंस मेरे को कितना मिल जाएगा, 3x + 2y। अच्छा चेक करो, 3x + 2y यहां पर रखेंगे, सोल्व करेंगे तो भाई अच्छा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना। जब आप ABC जगह 3 2 4 रखोगे तो यू विल गेट हियर बी ऑप्शंस। बात समझ में है ना, इस तरह से दिमाग लगाकर आपको सवाल को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थ्योरी पर बेस्ड है, सवाल जरूर चेंज हुआ है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। किस तरह से फाइंड आउट करोगे इजीली भाई, यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकाल चुके हैं, प्लेन का इक्वेशन जैसा भी देखा ये डिसाइड हो गया, देखो ये इससे लिंक हो गया। नेक्स्ट वाला सवाल इससे जुड़ा हुआ है, तो प्लेन का इक्वेशन 3x + 2y 4z 11 हो गया, तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया 3x + 2y 4z = 11। ठीक है, अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालनी है, हाईएस्ट डिस्टेंस है ना, ये पूछा है ना, हाई मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी इस प्लेन का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे किस पॉइंट से बच्चों, 2 3 1 से यहां से डिस्टेंस निकाल लोगे, तो यहां पर x 2 रख दोगे, +2 × 3 कर दोगे, +4 × 1 कर लोगे, -11 बाय दिस वन, ये 9 ये 4 ये 16। ओके, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का कितना 4 हो गया, 4 का 16 हो गया है। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशंस नाउ यू विल गेट 5 और √29। ओके, तो √5 √29 ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिस्टेंस पूछिए तो जो केस स्टडी है आपस में लिंक होंगे, प्लीज उस इक्वेशन को जरूर यूज करना जो पहले वाली में निकली, ऐसा नहीं कि नई इक्वेशंस बना रहे हो, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उससे थोड़े पूछा गया, बट यहां पर क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, आपको सिंपल सी बात, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पूछिए तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई, x - x1/a, y - y1b और z - z1/c होता है, ये होता है। अब तो हमें पता होना चाहिए भाई a बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करेंगे, प्लेन के ही तो डायरेक्शन रेशियो, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास आ चुका है भाई, प्लेन का 3 2 4, तो यही तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, क्या निकाल सकते हो ना। और x1 y1 z1 0 भाई ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट क्या है 3 2, अच्छा 3 ये पॉइंट दिया हुआ ना, किससे पास हो रहा है 2 3 1 से, तो x माइनस ये 2 कर दिया है और नीचे क्या रख दोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लेन का वाला, और y - 3 कर दिया है और z - 1 कर दिया है, तो और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से x - 2, ऐसा है कोई ऑप्शन, है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। नीचे जो लिखोगे बेटा वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लेन के। हमारे पास इक्वेशंस ऑलरेडी आ चुकी है तो प्लेन के इक्वेशंस। ठीक है, अब जो पॉइंट है ना x1 y1, तो हाईएस्ट वाला ये वाला पॉइंट था जिससे गुजर रहा था, तो 2 3 -1, 2 -3 -1 हो गया और 3 2 4 लगाए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चेक कर सकते हो, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसी पर बेस्ट, अच्छा यहाँ पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल टू द ग्राउंड इज। थ्योरी वही चीज लिखी हुई है, बाकी वही सवाल वैसा चल रहा है, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब इस पॉइंट से टू द ग्राउंड, अच्छा उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ लिए गए हैं। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशंस क्या दी हुई थी हमने, इससे इक्वेशंस बनी थी एक कार्टेशियन फॉर्म में, वो लिख लो, ये वाली इक्वेशंस काम आएगी इसके लिए। ठीक है, तो x - 2 यहाँ लिख देता हूं जो इक्वेशन बनी थी, x - 2/3, ओके, y - 3 और ये 2 और z - y/4 इक्वल लेमडा मान लो। बेटा यहाँ से एक जनरल पॉइंट निकाल लेना, तो x इक्वल कितना आ गया 3 लेमडा + 2 हो गया है, y इक्वल कितना आ गया 2 लेमडा + 3 आ गया है, और z इक्वल कितना आ गया 4 लेमडा + 1 आ चुका है। सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है 3x + 4y, जो हमने पहले ही निकाला हुआ, क्योंकि ये इसी से लिंक हो रहा है,
तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स आप रख दोगे 3x प्लस वाले इस इक्वेशंस में जो हमने पहले निकाली थी। तो 2y यहां से मिल गया हमने प्लस 4z माइनस 11 इक्वल 0। तो बच्चों ये वाले पॉइंट्स यहां पुट करोगे, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखोगे, लेमडा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जब यहां से निकालोगे तो यू विल गेट द लेमडा इक्वल -5/29। दिस इज यू विल गेट। ओके, तो ये जरूर सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि ये वैल्यूज यहां पुट करके -5/29 आ जाएगा। लेमडा हमारे पास आ चुका है तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आ गई तो एक्स वाई जेड की तो निकालनी ना वैल्यू, और एक्स वाई जेड क्या है यहाँ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से लेमडा की वैल्यू रख दोगे तो एक्स इक्वल जैसे 3 इंटू -5/29 प्लस कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो यहां सोल्व कर लो -15 और यहां से 29। अच्छा 43/29 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, 43 है इसमें, 43/29। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए और सी में से इसमें से कंफर्म होने वाला आंसर, लेकिन सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में आप वैल्यू रखोगे, y की जगह यहां रख दोगे 2 इंटू -5/29 प्लस 3 करोगे। ठीक है, सोल्व किया यहां से -10 प्लस 29 यानी कि 81। ओके 97 87, तो यू विल गेट द प्लस का 77, तो 77/29। तो सेकंड प्लस वाला आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट कर दो भाई, माइनस में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ए और सी में से हो सकता था आंसर, तो सी हमारे पास मिल गया क्योंकि ये प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो 70/29, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। ओके, दिस इज 49 ये। एंड लास्ट क्वेश्चन जो 50 सवाल जो पूछे जा रहे थे, लास्ट वाला सवाल है जो इससे रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल है। वैसे आपसे पूछा गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल है ना, यहाँ से कोई मिलकर एक ट्राइंगल बना दो भाई एबीसी से, तीनों पॉइंट से, उसका एरिया पूछा गया। तो एरिया पूछने का तरीका कुछ नहीं है, तो भाई ये जब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हाफ ऑफ, आप ये यूज किया करो है ना, ये कॉमन पॉइंट होगा ए और ए, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में उनका क्रॉस और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या नीड होगा, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों जब ए सी यहां से आप ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी मतलब दोनों पॉइंट से माइनस करके ए और बी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो व्हाट वी हैव दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और इसी तरह से ए सी वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे तो व्हाट वी हैव 2j कैप माइनस के कैप बनेगा, है ना, जरा चेक कर लो। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हमारे पास आ चुका है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर दैट विल बी दिस विल। ओके, तो यहां से आई जे और के लिख लोगे। ओके, ये 2 हो गया है बच्चों, ये -1 और ये 0 है, ये 2 है, -1 है, तो दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 2 और 0। ओके, तो ऐसी दिस विल बी 3i कैप हो जाएगा और ये 2j कैप मिलेगा और यहां से मिल जाएगा मेरे को प्लस का 4k कैप। करेक्ट है, दिस इज द ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, what I am saying you, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर लो भाई। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये 4 हो गया, 16 हो गया, तो दिस इज द √29 हो गया। √29 हो गया तो 2 से तो डिवाइड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो फाइंड आउट करना है, तो यहां से कितना हाफ ऑफ, अच्छा 1/2 √29 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/2 √29। ओके, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द CUT PYP क्वेश्चन 2022। तो 22 में जो पेपर पूछा गया था उसका कंप्लीट ये सॉल्यूशन है। आई होप आपने जो क्वेश्चन देखे हैं, जो सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं, उनका लेवल आपको पता लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीटली CUT के लिए आपको अच्छा रैंक लाना है तो आपको NCERT पर फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड पूछे गए हैं। NCERT और NCERT एक्सेल पर जरूर सोल्व करके जाइएगा। CBSE क्वेश्चंस के जो PYP हैं या फिर CBSE की जो केस स्टडी सवाल है जो प्रोवाइड किया है CBSE ने, वो भी जरूर सोल्व करके जाइएगा, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। ठीक है, बट जब आप पेपर सोल्व करो तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिलैक्स माइंड से पेपर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आप पैनिक हो गए तो हो सकता है आप फॉर्मूला भी भूल जाओ। ठीक है, तो कई अधिकतर जो सवाल है मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। ओके, तो प्लीज आप अपना पेपर अच्छा कीजिएगा। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी आपके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके,
थैंक यू सो मच।